कोलोन को हम प्रिवेंट कर सके। मेजर्स के अंदर एज का हमने बात किया था, अबव 50 इज द हाई रिस्क एज ग्रुप फॉर द कैंसर ऑफ कोलोन। सो 45 ईयर या उससे पहले से ही क्या करना है, कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो आपको स्टार्ट करवा देना है। डाइट, हाई फाइबर डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन जो है वो ज्यादा यूज करना है। फेट डाइट लो होना चाहिए, ज्यादा फैटी डाइट नहीं यूज करना है, नहीं तो कोलोन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड बीइंग फिजिकली एक्टिव, ये जो वर्ड लिखा हुआ फिजिकल एक्टिव, ये सिर्फ कोलोन कैंसर नहीं, बॉडी के हर एक पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योर फिजिकल एक्टिविटी विल हेल्प यू इन एवरी पार्ट, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, सोशल, जो भी हम बात कर रहे हैं हर एक पार्ट में ये आपको बेनिफिट देगा। तो कुछ मिनट्स का, कुछ टाइम्स का ये फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे होना चाहिए, जिससे आपको उस पूरे दिन में उसका बेनिफिट मिले। तो अपनी लाइफ में इसको जरूर ऐड करें, और कुछ टाइम का फिजिकल एक्टिविटी जो है आपको रेगुलर बेसिस पे जो करना चाहिए, ताकि आप फिजिकली मेंटली हर तरीके से फिट रहेंगे। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे पढ़ाई करने में भी बहुत फायदा। यस, जिनको लगता है कि पता नहीं होता, तो आज करके देखें एक बार। बहुत नींद आएगी आज तो, लेकिन धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगी तो उसके बाद बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द अब्यूज सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, लाइक अल्कोहल, तंबाकू, all are dangerous for our whole body, not only for GIT but every part of the body and should be avoided. So यहाँ पे क्लियर लिखा है कि लिमिटिंग अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल इंटेक को लिमिट रखें, और उसके साथ में तंबाकू को तो बिल्कुल क्या करें, अवॉइड करें, इसको यूज ना करें, वो बेटर है। तो दीज आर द प्रिवेंशन जो हम यहाँ पे करने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास पैंक्रियाटिक कैंसर, लिवर कैंसर हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ एक दो पॉइंट और है वो देख लेते हैं। न्यूट्रिशन हो गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, हो गया। सो क्लियर है ये? यस, वो करें। एक्सरसाइज, डाइट, अवॉइडिंग ऑल द harmful substances like alcohol and tobacco, which is common cause for cancer development in many cancers। हमने पढ़ा था जब स्टार्टिंग के अंदर कोर्स थे, वहां पे भी एक डाइट का फैक्टर और अल्कोहल एंड तंबाकू तो बहुत कॉमन है। स्पेसिफिकली इन जीआईटी, ओरल कैंसर से स्टार्ट होकर हर एक पार्ट में कैंसर कोस कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, नहीं लिखा, नेक्स्ट कैंसर इज पैनक्रियाटिक कैंसर और कैंसर ऑफ पैनक्रियाज। पहला एमसीक्यू जो यहां से पूछा जा सकता है वो है, इट इज द मोस्ट डेंजरस कैंसर, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हाईली मैलिग्नेंट कैंसर जो होते हैं उनमें आता है आपका कौन सा, पैनक्रियाटिक कैंसर। सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट कैंसर, आंसर क्या होगा, पैनक्रियाटिक कैंसर। द कैंसर ऑफ पैनक्रियाज इज द हाईएस्ट मैलिग्नेंट कैंसर, बॉडी में सबसे ज्यादा डेंजरस और मैलिग्नेंट कैंसर में आता है आपका कौन सा, पैनक्रियाटिक। दूसरा, हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशन, सबसे ज्यादा रेडिएशन में सेंसिटिविटी कौन शो करता है, अगेन पैनक्रियाटिक कैंसर इज द हाईएस्ट रेडियो सेंसिटिव कैंसर। सो कैंसर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ द पैनक्रियाज, यहां भी कौन से टाइप का कैंसर होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब एडिनोकार्सिनोमा, यहां भी यहाँ पे सेम टाइप रहेगा, एडिनोकार्सिनोमा। जो लिखा है एडिनोकार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन टाइप इन आल्सो द पैनक्रियाटिक कैंसर एंड इट इज हाईली मैलिग्नेंट कैंसर, सबसे डेंजरस कैंसर। इवन जब डायग्नोस होता है तो डायग्नोसिस के कुछ ही दिन बाद पर्सन की डेथ हो जाती है, बताइए, बहुत लेट स्टेज में आता है और बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, अभी बताया रेडिएशन में भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव कैंसर आपका पैनक्रियाटिक कैंसर। तो ये सारे वन लाइनर पॉइंट है आपके। कैंसर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एडिनोकार्सिनोमा, हाईली मैलिग्नेंट कैंसर एज वेल एज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, सेंसिटिविटी रेडिएशन में हाईएस्ट स्कोर पैनक्रियाटिक कैंसर। रेडियो सेंसिटिव मींस अगर रेडिएशन का एक्सपोजर होता है बॉडी में, एब्डोमेन पे या एब्डोमेन ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले कैंसर किसमें डेवलप होगा, पेनक्रियाज में। और अगर आप रेडिएशन थेरेपी देते हैं पेशेंट को तो सबसे पहले कैंसर ठीक किसमें होगा, अगेन पेनक्रियाज। दोनों ही बेनिफिट पेनक्रियाज में मिलता है, अगर कैंसर हो रहा है तो भी पेनक्रियाज में पहले होगा, और ठीक होगा तो भी किसमें होगा, पहले पेनक्रियाज में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है रेडिएशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज जो है आपके इस ड्यूडेनम वाले पार्ट पे अटैच होता है, यहाँ पे, और ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज इन थ्री पार्ट, दिस इज द टेल पार्ट, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द हेड पार्ट। अगर हम इंपोर्टेंस की बात करें बॉडी के लिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज टेल पार्ट। और इस टेल पार्ट के अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो आप पढ़ते हैं, और यहाँ पे स्पेशल सेल होती है बीटा सेल। जो ये बीटा सेल का काम क्या है, मेन इंपोर्टेंट अगर हम बात करें तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अगर पूछे तो आंसर इज टेल पार्ट। नेक्स्ट, लिख लिया, नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर। सो पेनक्रियाटिक कैंसर में भी कुछ इसी तरह के रिस्क फैक्टर जो हमने बात किया, इज इट इज रेयरली अकर बिफोर 45 ईयर ऑफ एज, मोस्टली कब होता है, आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज में। सबसे कॉमन अगर पूछे तो आफ्टर 60 ईयर, और 45 से पहले होने के चांसेस रेयर होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं कि पेनक्रियाटिक कैंसर जो है वो 45 से पहले हो गया। तो एज बढ़ने के बाद इसमें चांसेस बढ़ते हैं, और इसमें कुछ फैक्टर लाइक स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, टॉक्सिन एंड डाइट हाई इन फैट मीट एंड बोथ। एक और फैक्टर जो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस, जब आपका पेनक्रियास, डायबिटीज भी पेनक्रियास से रिलेटेड डिजीज है, और उसके साथ में क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास, बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज है, तो वहां भी क्या हो सकता है, ये एज अ रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है, पेनक्रियाटाइटिस। तो ये तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसमें रिस्क फैक्टर में, मेन इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल सिम्टम्स और उनका मैनेजमेंट जो है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको खत्म करते हैं। यस,
डाइट, फैटी डाइट इज ऑलवेज डेंजरस फॉर एवरी बॉडी सिस्टम, लाइक जीआईटी सिस्टम कैंसर कोज करेगा, कार्डियक सिस्टम हार्ट अटैक कोज करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम वहां भी डेंजरस है, प्रॉब्लम करेगा, एम्बोलिज्म हो सकता है। तो फिट डाइट तो हमेशा क्या करनी है, अवॉइड करनी है। एक्सेसिव फैट इज वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी, सो नॉर्मल जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो बॉडी में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम, एथेरोस्क्लेरोसिस मेजर प्रॉब्लम जो वेसल्स को नैरो कर देगा, कैंसर कोज करेगा। नेक्स्ट, इसका एक क्वेश्चन जो आपको कभी पूछ लिया जाता है, देयर इज नो डायरेक्ट कोसिक्वेंसेस, इसका कोई डायरेक्ट कोसिक्वेंस नहीं है, स्मोकिंग करने से पेनक्रियास का डायरेक्ट सीक्वेंसेस कुछ भी नहीं है, इट्स एन इनडायरेक्ट कोसिक्वेंसेस एंड स्टिल अननोन पैथोलॉजी की क्यों होता है अभी तक पता नहीं है, बट अननोन पैथोलॉजी है। और क्वेश्चन कभी-कभी आ जाता है कि कॉज फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर, उसमें एक ये लिखा होता है, बाकी अदर कुछ होते हैं, वहां पे हम इसके बारे में सोचते नहीं है, हम सोचते हैं ये कैंसर पेनक्रियास में क्यों करेगा, लंग्स में करेगा, ईसोफेगस में करेगा, वहां क्यों करेगा, बट ये इसमें कोज करता है, पेनक्रियास में सर्वाइकल कैंसर कोज करता है, आगे हम सर्विक्स में देखेंगे, स्मोकिंग कैन आल्सो कोज सर्वाइकल कैंसर, तो यहाँ पे भी कोज कर रहा है। इंसिडेंस की बात करें तो हमने अभी बात किए थे पार्ट ऑफ पेनक्रियास, कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। सो अगर हम पेनक्रियास की बात करें, दिस इज द पेनक्रियास, 3 पार्ट आपके हेड, बॉडी एंड टेल। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर हम बात करें तो कौन सा आपका टेल पार्ट, और इसी वजह से ऊपर वाला कैंसर इसमें कम करता है, सबसे ज्यादा कैंसर किसमें करता है, हेड पार्ट में। तो क्वेश्चन है कि व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेल पार्ट, एंड व्हिच इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द कैंसर, आंसर शुड बी हेड पार्ट। हेड में सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं। सो कैंसर मे डेवलप इन द हेड, बॉडी एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास, बट सबसे कॉमन अगर पूछे तो आंसर क्या है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर ओरिजिनेट इन द हेड ऑफ द पेनक्रियास, होते हैं आपके नियर बाई 70, और ये दोनों पार्ट मिलकर आपके 30%। तो ये है इंसिडेंस रेट पेनक्रियास के अंदर। मोस्ट कॉमन कैंसर प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, आंसर शुड बी हेड पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। सिम्टम्स की बात करें तो पेनक्रियास इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स जो पर्सन में देखने को मिलेगी। लिख लिया, नहीं लिखा, अरे लिखना है सिर्फ हेड पार्ट है मोस्ट कॉमन 70% कैंसर, बस। सारा का सारा कॉपी क्यों, अभी ऊपर वाली लाइन क्यों लिखनी है, वो तो आपको पता ही है कहीं भी हो सकता है, इसमें क्या बॉडी में कहीं भी हो सकता है कैंसर है। मोस्ट कॉमन क्या है वो लिखना है, मोस्ट कॉमन इज कॉमन, इधर जाने से बंद हो जाता है, इधर रहना पड़ता है। नेक्स्ट लिखिए, सिम्टम्स की बात करें, कुछ कॉमन सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलता है, इसमें क्लासिकल ट्राइड आपको आएगा, जिसको हम बोलते हैं द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर। और अगर हम स्ट्राइड की बात करें तो 3 क्लासिकल सिम्टम्स जो आपको याद रखना है, दैट इज पेन, जॉन्डिस एज वेल एज विद वेट लॉस। सो दिस क्लासिकल ट्राइड जो आपको देखने को मिलता है पेनक्रियाटिक कैंसर के अंदर, पेन, जॉन्डिस अलॉन्ग विद वेट लॉस जो आपको देखने को मिलेगा इस केस के अंदर, ट्राइड ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर, पेन, जॉन्डिस एंड वेट लॉस आर कंसीडर्ड द क्लासिकल साइन ऑफ पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। अपर और मिड एब्डोमिनल पेन और डिस्कंफर्ट, जहां पे आपको पेनक्रियास मिलेगा उसके पास में अपर एब्डोमेन में पेन होगा, डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, बिकॉज़ पेनक्रियास वर्क नहीं कर रहा है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, बिकॉज़ इंसुलिन नहीं होगा तो उसकी वजह से ग्लूकोज का इंटॉलरेंस आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्ले कलर स्टूल और डार्क यूरिन। क्ले कलर स्टूल क्यों होगा, क्ले कलर स्टूल, नॉर्मली स्टूल का कलर होता है ब्राउन कलर, नॉर्मल कलर ऑफ द स्टूल इज ब्राउन कलर स्टूल, दैट इज अ नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द स्टूल। व्हाई पर्सन इज हैविंग क्ले कलर स्टूल, क्ले कलर मतलब लाइट कलर होता है, ब्राउन नहीं होता, बिकॉज़ ऑफ, क्यों होता है, क्या होता है बताओ। क्ले कलर स्टूल occurs due to the excess of bile or lack of bile. सो बाइल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है स्टूल का कलर जो ब्राउन कलर होता है, उसका रीजन कौन है, बाइल। बाइल की वजह से क्या होता है, क्ले कलर आता है। आपने ये बिलियरी सिस्टम पढ़ा होगा, देखा होगा आपने पहले, जानते हैं बिलियरी सिस्टम तो सब जानते हैं, ये आपका लीवर होता है, इधर होता है, अरे होता नहीं होता, आई डोंट नो, होता है आप बताना आपको, ये लीवर इसकी 2 लोब होती है, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, इसका नाम क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, इसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर, होता है नहीं होता है, वेरी गुड। इधर से एक डक्ट आती है, इधर से भी डक्ट आती है, ये दोनों कंबाइन हो जाती है और ये आगे जाती है, क्या बोलते हैं, कॉमन, अरे हेपेटिक डक्ट होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट नहीं होती है, हेपेटिक डक्ट। और इधर से एक डक्ट आती है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, इसमें आगे मिल जाती है, यू डोंट, सिस्टिक डक्ट, अरे मेरी हेल्प नहीं करते आप लोग बिल्कुल भी। हाँ, दोनों आगे जाके मिल गई और दोनों क्या बनाती है, एक सिंगल डक्ट बनाती है, इसका नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम बोलते हैं सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी, ऐसे ही होता है, वेरी गुड, चलो कुछ तो सही बनवाया आपने। नेक्स्ट आगे इधर क्या आता है, इंटेस्टाइन, चलो ये इंटेस्टाइन इधर बना देते हैं, ये आपका इसोफेगस, ये आपका स्टमक, देन आपका ड्यूडेनम, यहाँ ड्यूडेनम के यहाँ पे कौन अटैच होता है, पेनक्रियाज, वेरी गुड, यहाँ पे होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज, ये आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से क्या आती है, पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाज से क्या आएगी, पेनक्रियाटिक डक्ट, ये थोड़ी दूर हो गई, इसको उधर जाना पड़ेगा हमें, पेनक्रियाटिक डक्ट, चलो ये पेनक्रियाटिक डक्ट, ये सीबीडी को मैं इस कलर में ले जाता हूँ आगे, ये सीबीडी जाके किसमें अटैच हो जाती है, पेनक्रियाटिक डक्ट में, और ये दोनों जो है, ये आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट और सीबीडी दोनों मिक्स होकर फिर किसमें अटैच होता है, ड्यूडेनम में, ये क्या होता है यहाँ पे, स्फिंक्टर, अरे बेवकूफ, स्फिंक्टर कहाँ से आता है, स्फिंक्टर बोलते हैं इसको, इट्स एन एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, वी ए टी ई आर, कौन सा एम्पुला, ये हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर, ये पार्ट जो दोनों मिलने के बाद जो बचा ना पार्ट थोड़ा सा, ये वाला, फिर ये ओपन होती है इसमें। अब हम इतना सारा बनाए, देखो क्या क्या बनाए, पता नहीं क्या है, ऐसा ही कुछ होता है, यू नो वेरी वेल बेटर देन मी। सो जब हम कैंसर की बात करें तो ये कैंसर यहाँ पे हो गया, जब यहाँ कैंसर होगा, हेड ऑफ द पेनक्रियास इज मोस्ट कॉमन अफेक्टेड, जब हेड में कैंसर होगा तो ये साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से ये आपकी सीबीडी क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, और सीबीडी ऑब्स्ट्रैक्ट होने से इस इंटेस्टाइन में बाइल नहीं आएगा, और जब बाइल नहीं आएगा तो स्टूल का कलर ब्राउन नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, क्ले कलर। सो दिस इज द रीजन व्हाई क्ले कलर स्टूल इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर, बिकॉज़ ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन बिलियरी पाथवे, सीबीडी में ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्लियर। चलो
नेक्स्ट, डार्क यूरिन, व्हाई यूरिन इज वेरी डार्क? डार्क आ रहा है मतलब डार्क क्यों आ रहा है? डार्क क्यों आ रहा है बताओ रे, कुछ नहीं बताना है। डार्क यूरिन क्यों आता है? बाइल यूरिन में जाता है। कहां जाता है यूरिन में? यूरिन में कौन भेजता है बाइल को? हैं, बाइल क्यों से डार्क हो गया? बाइल नहीं है तो लाइट हो गया। हाँ? यूरिन के थ्रू बाइल हो सकता है बट बहुत माइल्ड अमाउंट में, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिलिरुबिन। कौन? बिलिरुबिन। यहाँ पे पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, ऊपर आपने देखा हो तो देखा। और जॉन्डिस होने का मेन रीजन क्योंकि बिलियरी सिस्टम आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, और जो बाइल आ रही है वो सीधी कहां जाएगी? जो यहाँ पे आपके लीवर से बाइल आएगी वो आपके इसमें स्टोर हो जाती है। स्टोर किसमें होती है बाइल? गॉल ब्लैडर में, और फिर वहां से रिलीज होती है। अब जब सिस्टम ही ब्लॉक है तो सारा बाइल आपके लीवर में फिल होगा, वहीं भरा रहेगा, और उसकी वजह से लीवर का फंक्शन एब्नॉर्मल होगा, और उसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। और जॉन्डिस होगा तो बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा, और जब बिलिरुबिन ज्यादा तो ज्यादा बिलिरुबिन यूरोबिलिजन के फॉर्म में कहां से जाएगा? यूरिन के थ्रू आउट होगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट को डार्क यूरिन आ सकता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई डार्क। नेक्स्ट, असेसमेंट एंड फाइंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। नहीं लिखा? असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या करते हैं? पैंक्रियाटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पैंक्रियास। कौन सी, कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट होता है पैंक्रियास के लिए? सो द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पैंक्रियास इज ईआरसीपी। सुना है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पैंक्रेटो कोलिंजियोग्राफी। पैंक्रेटो कोलिंजियोग्राफी क्या होता है अभी बताते हैं, ये लिख लिया? नेक्स्ट, assessment and diagnostic finding. So one type of CT is known as helical CT or spiral CT. Is more than 85 to 90% accurate in the diagnosis. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मशीन होती है सीटी का, जो मशीन होता है इसके अंदर ये रेडियो होता है, इसके अंदर जो आपका जो एक्सरे या जो रेडियो आइसोटोप लगा होता है वो क्या करता है, अंदर रोटेट करता है। मशीन के अंदर जो होता है वो क्या करता है, इसे रोटेट करता है, और रोटेट करने से आपका जो पेनक्रियाज है उसको स्पाइरल शेप में वो पिक्चर्स टेक करेगा। जैसे नॉर्मली अगर देखें तो आप सिंगल जो एक्सिस है उसी के थ्रू आप लाइक ऊपर से या डाउन से आप ले रहे हैं या साइड से आप ले रहे हैं, वो वन एक्सिस से ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री पे स्पाइरल या हेलिकल शेप में क्या करेंगे, हम इसका पिक्चर्स लेंगे, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल इन द डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। ये तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, इसको और बेटर करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रेटोग्राफी। यहाँ पे दो टाइप से टेस्ट होता है, एक होता है एंडोस्कोपी और दूसरा होता है फ्लूरोस्कोपी। एंडोस्कोपी एंड फ्लूरोस्कोपी। फ्लूरोस्कोपी यानी व्हाट इज फ्लूरोस्कोपी? विजुअलाइजेशन थ्रू द वेरियस जो डाइज होती है, वो डाई हम प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू एक्सरे करके विजुअलाइज करना, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूरोस्कोपी। एंडोस्कोपी यानी डायरेक्टली आप विजुअलाइज कर रहे हैं थ्रू द स्कोप, और फ्लूरोस्कोपी विद द हेल्प ऑफ डाई। आपने डाई डाला, फिर उससे एक्सरे करेंगे और एक्सरे में वो विजुअलाइज होगा। दिस इज नोन एज फ्लूरोस्कोपी। तो यहाँ दो टाइप से टेस्ट होगा, ईआरसीपी जो हम करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे और फिर उसके बाद डाई देंगे, और फिर क्या करेंगे हम? फ्लूरोस्कोपी कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे। तो ईआरसीपी में क्या होता है, ये देखो ईआरसीपी। ईआरसीपी के अंदर कहां से डालते हैं स्कोप को? एंडोस्कोप को। ये आपका इसोफेगस, ये आपका स्टमक, एंड देन आपका ड्यूडेनम। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे हो गया आपका पेनक्रियाज, ये है आपका पेनक्रियाज, छोटा सा पेनक्रियाज बना देते हैं यहाँ पे। क्लियर? ये आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट, ये डक्ट आ गई बाहर, एम्पुल ऑफ वेटर, इससे ओपन हो गया किसमें? ड्यूडेनम में। एंड राइट साइड में, लेफ्ट साइड हो गया, इधर राइट साइड में क्या आपका? ये लीवर। लीवर के अंदर अगर हम बात करें, इट इज नॉट एनाटॉमिकल लीवर, इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। इसकी दो लोब, यहाँ पे क्या आपका? गॉल ब्लेडर, ये गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर से आ जाएगी आपकी सिस्टिक डक्ट, लीवर से आ जाएगी आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों यहाँ मिल गई। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से कौन जॉइंट हो गया? सिस्टिक डक्ट, और ये सिस्टिक डक्ट आगे जाके क्या बना देगी? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट जाके किसमें अटैच हो जाएगी? पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये बन गया आपका एम्पुल ऑफ वेटर। ऐसे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट स्कोप, स्कोप डालेंगे, टाइम नहीं देंगे, पहले हम इंसर्ट करेंगे एंडोस्कोप। सो थ्रू द माउथ वी इंसर्ट द स्कोप, इट रीच इनटू द इसोफेगस, देन इट रीच इनटू द स्टमक, देन इनटू द ड्यूडेनम। एट दिस एरिया, ये तो हमने बनाया पर ऐसे ऊपर नहीं है, सो एट दिस एरिया जहां पे ओपनिंग है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कोप को इंसर्ट करेंगे इस डक्टिक सिस्टम के अंदर, डक्ट के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, इस डक्ट में डाल के फिर हम इसी एंडोस्कोप के थ्रू क्या देंगे? डाई प्रोवाइड करेंगे, विल प्रोवाइड द डाई। तो ये जो डाई लाइक दिस डाई इज लाइक इन दिस कलर, ये डाई आपने दे दिया, अब डाई जाएगी इसमें, और उसके साथ में इधर, और यहाँ से इधर जाएगी और इधर पहुंचेगी। तो आपने क्या किया, एंडोस्कोप डाला और उसमें विजुलाइज कर लिया यहाँ के सिस्टम को, फिर आपने दे दिया डाई। डाई देने के बाद हम करेंगे एक्सरे, और एक्सरे करने से आपको पता चलेगा कि डाई कहाँ का रीच हुआ। फॉर एग्जांपल लाइक देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन हियर, अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, देन डाई विल नॉट रीच इन दिस सिस्टम, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, और आपको ये एक्सरे में वो विजुलाइजेशन डाई का नहीं दिखेगा, डाई यहीं तक दिखेगा। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, नेरोबिक हो रखा है। अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आप यहाँ पे पता लगाएंगे यहाँ है, तो जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो आइडेंटिफाई इजीली हम कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज फ्लूरोस्कोपी, जो विजुलाइजेशन हम डाई से कर रहे हैं, और जो हम एंडोस्कोपी के लिए एंडोस्कोप डाला, दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रेटोग्राफी। क्लियर? यस। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। पहला एनपीओ, एनपीओ स्टेटस। तो यहाँ पे जो है, जब हम ईआरसीपी करेंगे तो इट इज मेजर प्रोसीजर देन एंडोस्कोपी। नॉर्मल एंडोस्कोपी से ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपके पेशेंट को आपको सेडेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, एंड यू रिक्वायर्ड मोर हावर्स एनपीओ कंपेयर्ड टू नॉर्मल एंडोस्कोपी। नॉर्मल में हम 6 to 6 आवर लगता है, यहाँ पे हम एनपीओ चाहिए होगा 6 to 8 आवर्स, क्योंकि मोर सेडेशन विल बी गिवन। सेडेशन देंगे तो आपको क्या लेना होगा? कंसेंट, पेशेंट को कंसेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, उसके साथ साथ में बाउल प्रिपरेशन। बाउल बाउल प्रिपरेशन, बाउल प्रिपरेशन का मतलब बाउल को एम्प्टी करना है, खाली करना है। उसके लिए क्या देना है? आप एनिमा लगा के लोअर पार्ट को एम्प्टी कर देंगे, उसके साथ में लैक्टोज देंगे इवनिंग के टाइम में, ताकि स्टूल सारा कंप्लीटली पास हो जाए, बाउल पूरा कंप्लीटली खाली हो जाए, ताकि आप इजीली विजुलाइज कर सकें। उसके साथ साथ में पेशेंट का हिस्ट्री करेक्शन, जहाँ पे डाई का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, डाई देंगे हम पेशेंट को, तो डाई से एलर्जी तो नहीं है? डाई एलर्जी, अगर डाई का एलर्जी है तो वो पहले कंफर्म करना है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या देंगे पेशेंट को? डाई देंगे।
तो आपके पेशेंट को पहले पूछना है कि डाई से एक से या फिर सी फूड से एलर्जी तो नहीं है आयोडीन से, अगर है तो फिर हम पहले क्या लगाएंगे, एंटीहिस्टामिन्स लगाएंगे, और उसके साथ में करेंगे अगर विदाउट डाई से करना है तो फिर आप डाई से बिना भी डॉक्टर कर सकते हैं केवल एंडोस्कोपी। तो ये ध्यान आपको रखना है। डाई देने के बाद में, प्रोसीजर होने के बाद में एनपीओ ब्रेकअप करना है जब बाउल साउंड रिटर्न होगा, और उसके साथ में फ्लूइड जो है वो आपको क्या करना है यहाँ पे, चाहे वो आईवी फ्लूइड हो या फिर ओरल फ्लूइड हो, दोनों ही आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि डाई को हमें एज सून एज पॉसिबल बॉडी से क्या करना है, आउट करना है। यस, मेडिकेशन हिस्ट्री में एक मेडिसिन का हिस्ट्री जरूर देखना है, और वो है मेटफॉर्मिन। जो हिस्ट्री है वो देखना है, अगर मेटफॉर्मिन पर्सन लेता है तो डॉक्टर को बताना है, क्योंकि डाई देने से पहले मेटफॉर्मिन हम क्या करेंगे, विथ होल्ड करेंगे बिफोर 48 आवर्स ऑफ द प्रोसीजर हम विथहोल्ड करते हैं, तो वो मेटफॉर्मिन का हिस्ट्री तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द ईआरसीपी। नेक्स्ट, फाइनल एस्पिरेशन बायोप्सी ले लेंगे, फाइनल पंक्चर परक्यूनेस, फाइनल पंक्चर करके एस्पिरेशन बायोप्सी ले लेंगे। ट्यूमर मार्कर, जहां पे ट्यूमर मार्कर में कैंसर 199 CA 199 बोला था हमने, याद है? CA 199 is for specifically for pancreatic cancer. Sometime doctor will examiner will ask you DUPEN2. What is DUPEN2? It's also a type of tumor marker which is also known as CA 199. इसी का अदर नेम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, DUPEN2. So both are same. ये क्या होता है DUPEN? तो इसका मतलब है ड्यूक्स पैनक्रिएटिक एंटीजन 2, 2 मतलब एंटीजन 2, सो ड्यूक्स पैनक्रिएटिक एंटीजन 2, दैट इज DUPEN2। तो ये किसका नाम है, अदर नेम? इसी का CA 199 का क्या है, अदर नेम है। नेक्स्ट, CA तो ये तो है। तो ये टेस्ट जो है हम कर सकते हैं यहाँ पे, ईआरसीपी आप ध्यान रखें, और उसके साथ में ट्यूमर मार्कर जो है वो याद रखें, CA 199 या DUPEN2। ठीक है, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। व्हाट इज द मैनेजमेंट इन पैंक्रियाटिक कैंसर? सो एज वी नो दैट कैंसर इज वेरी डेंजरस, ऑलरेडी वी नो दैट मैलिग्नेंट कैंसर, सो जब डायग्नोस होता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में डिजीज को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और इनऑपरेबल होता है, बट इन केसेस, सम केसेस जहाँ पे कैंसर लिमिटेड है और अगर हेड ऑफ पैंक्रियाज में पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम प्राइमरी क्या मैनेजमेंट करते हैं, विपल्स प्रोसीजर। सुना है विपल्स? क्या होता है विपल्स, अभी बात करते हैं, ये लिख लिया? वो करें। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, सीटीआरटी। सीटीआरटी का मतलब कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, यानी कि सीटी स्कैन लिख दो आप लोग, सीटीआरटी, सीटीआरटी यानी कीमो एंड रेडिएशन। द मैनेजमेंट में पहला ऑप्शन है आपके पास टोटल पैंक्रियाटेक्टोमी। इफ द कैंसर इज प्रेजेंट इन टेल पार्ट, और कहां पे है, टेल पार्ट में है या फिर होल पैंक्रियाज में है, इफ प्रेजेंट इन टेल पार्ट और इन होल पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, देन वी विल गो फॉर टोटल पैंक्रियाटेक्टोमी, बिकॉज़ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है, टेल पार्ट है। अब कैंसर ही टेल पार्ट में हो गया, ये वाला पार्ट जो है सबसे इंपोर्टेंट है, और इसी में कैंसर हो गया, इस पार्ट का कोई रोल ही नहीं है। अब आपने इसको काट के हटा दिया और ये बच गया, तो इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, तो मेन ये इसी इसी को हटा दिया, तो इसका कोई रोल नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी पैंक्रियाज को काट देते हैं। कब? जब कैंसर का हो टेल पार्ट में। बट ये इसका एमसीक्यू भी आता है एग्जाम में कि विपल सर्जरी इज इंडिकेटेड, आंसर होगा व्हेन कैंसर इज प्रेजेंट इन हेड ऑफ पैंक्रियाज। जब पैंक्रियाज के हेड में कैंसर हो तब हम क्या करते हैं, विपल्स प्रोसीजर करते हैं, जिसका अदर नेम क्या है, पैंक्रियाटो ड्यूडेनेक्टोमी। पैंक्रियाटो ड्यूडेनेक्टोमी, इट्स अ विपल सर्जरी व्हिच इज परफॉर्म्ड व्हेन पर्सन इज हैविंग कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज। जब हेड ऑफ पैंक्रियाज अफेक्टेड है तभी आप ये कैंसर करेंगे, ये सर्जरी करेंगे, बाकी इसका सर्जरी नहीं करेंगे। तो ये याद रहेगा इंडिकेशन। कैसे क्या करते हैं इस विपल्स में, देखते हैं और अगली स्लाइड पे उसके बारे में बात करते हैं। विपल सर्जरी इज अ मेजर प्रोसीजर, वन सर्जरी विल टेक अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 आवर्स। एक सर्जरी कंप्लीट होने, ये सर्जरी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो कम से कम 12 से 15 घंटे लगते हैं, 15 आवर्स, 12 to 15 आवर्स। और जो ये सर्जिकल मैनेजमेंट हम करते हैं, यहाँ पे वेरियस एनास्टोमोसिस आप देखने को मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ एनास्टोमोसिस कितने जॉइंट करते हैं अगर पूछ ले, तो आंसर इज 3 जॉइंट जो है वो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, जिसको हम एचजे, टीजे और पीजे, जो यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा आपको क्या है, ये पूरा बताएंगे। लिख लिया? पीजे, जीजे, नॉट डीजे, सॉरी, पीजे, जीजे एंड एचजे, तीन होते हैं जो मैं अभी बताता हूँ आपको। विपल्स प्रोसीजर, इन विपल सर्जरी द प्रोसीजर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, a portion of the stomach, duodenum, proximal jejunum, head of the pancreas and distal common bile duct, like this। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका सीबीडी है, कॉमन बाइल डक्ट, तो आप इस कॉमन बाइल डक्ट को, लोअर पार्ट को कट कर देंगे, ये स्टमक का जो लोअर पार्ट है इसको कट कर देंगे, ये ड्यूडेनम को कट कर दिया, यहाँ पे ड्यूडेनम वाला पार्ट, और ये हेड ऑफ द पेनक्रियाज जो है यहाँ पे, इसको भी आपने क्या किया, कट कर दिया। और इन सबको कट करने के बाद ये सीबीडी, सो हम बोलते हैं सीबीडी, इसको जोड़ दिया जेजनम से, ये है गैस्ट्रो, ये है जेजनम जीजे, और ये है पेनक्रियास, और ये है जेजनम पीजे, और इसको हम बोलते हैं एचजे, हेपेटोजेजनोस्टोमी। मैं अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ, तीनों को लिख के बताता हूँ पूरा डिटेल में। तो ये सर्जरी कब इंडिकेट है, पहला पॉइंट, when head of the pancreas is having cancer, then we will go for Whipple surgery। in this surgery जो आपके ऑर्गन्स हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं हम सीबीडी के साथ। सीबीडी का लोअर पार्ट, स्टमक, पेंक्रियास का हेड और ड्यूडेनम काट दिया आपने, और फिर तीनों को इससे वापस जॉइन कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जो है मैं सर्जिकल पिक्चर दिखाता हूं, जिसमें ये एनास्टोमोसिस किया गया है, उसकी पिक्चर दिखाता हूं मैं। तो कितने एनास्टोमोसिस होंगे यहाँ पे टोटल? 3 एनास्टोमोसिस हम करेंगे।
सो जो सबसे ऊपर दिया हुआ है ग्रीन कलर में वो सीबीडी है, सीबीडी को हमने जोड़ दिया जेजनम से, इसको हम बोलते हैं एचजे हेपेटोजेजनोस्टोमी। स्टमक को हमने जेजनम से जोड़ा, उसको हम बोलते हैं जीजे गैस्ट्रोजेजनोस्टोमी। एंड पैनक्रियास को भी जोड़ते हैं हम जेजनम से, उसको हम बोलते हैं पीजे पैनक्राइटोजेजनोस्टोमी। ये हो गया। इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें वन बाय वन जो डिस्कस करें यहाँ पे, तो दिस इज द जेजनम। ये क्या है आपका जेजनम है। जेजनम का जो यहाँ पे था ड्यूडेनम, इधर था आपका ड्यूडेनम, ये जेजनम और ड्यूडेनम का पॉइंट यहाँ से कट किया। सो जो जेजनम है इसके साथ आपने किसको अटैच किया, ये लो दिख रहा है पेनक्रियास, हेड को कट करने के बाद जो पीछे वाला पोर्शन था उसको यहाँ जोड़ दिया। सो इसको हम बोलेंगे पीजे। तो ये जो पहला यहाँ पे सूचना जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पेनक्राइटो जेजुनोस्टोमी। द नेक्स्ट वन इज हियर, दिख रही है, ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा लाइट येलो ग्रीन जैसा। सो ये जो सूचना यहाँ पे किया हुआ है दिस इज नोन इज, ये है बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी। सो इसको हम बोलते हैं एचजे हेपेटो जेजुनोस्टोमी। एंड थर्ड वन जो है वो यहाँ है, दिख रहा है आपको ये, दिस इज द गैस्ट्रिक जी जे गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। पैनक्रियाटोजेजुनोस्टोमी किसको अटैच कराएगा, पेनक्रियाज एंड पेनक्रियाज प्लस जेजुनम। यहाँ पे क्या होगा हेपेटोजेजुनोस्टोमी में, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट प्लस दिस जेजुनम। एंड यहाँ पे क्या होगा गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में स्टमक एंड अगेन जेजुनम। क्लियर। सो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर व्हिच इज प्रेजेंट इन हेड ऑफ पेनक्रियास। याद रहेगा। वो करें, यस, अरे हटा दे, तीनों रास्त्रों से याद रखना है, बाकी तो ठीक है, बाकी इतना डीप में आपको नहीं जाना है, हमें आपको कौन सा सर्जरी करवानी है। जब हम सर्जिकल अप्रोच की बात करते हैं तो जो कटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये आपका सीएचए जो वेसल है, दिस इज द वेसल, ये दिख रहा है, दिस इज द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, सीएचए कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो जो आप इसका ध्यान रखेंगे, उसके बाद में ये जो वेसल्स आपको दिख रही है स्प्लेनिक वेसल लिखा होगा, हाँ स्प्लेनिक वेसल्स। तो जब इसको कट करते हैं यहाँ से तो ध्यान रखना ये वेसल्स कटनी चाहिए, इसके ऑर्डर से हम कट करते हैं हेड या इसके इधर। और ये आपकी एक जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो स्टमक को सप्लाई करेगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारे ध्यान हम सर्जरी के टाइम रखने होते हैं, बट इतना में आपको अभी नहीं जाना है, अपने कौन सी सर्जरी करनी है। नेक्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, एज ए नर्स आपका क्या रोल है। सो पैंक्रियाटिक सर्जरी मेजर सर्जरी है, विपल्स प्रोसीजर इज बड़ी सर्जरी है और ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं, तो रिस्क फॉर ब्लीडिंग एंड असिस्ट फॉर न्यूट्रिशन स्टेटस। पेन मैनेजमेंट, बिकॉज सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत बड़ा इंसिजन होता है, बहुत पेन होता है, तो पेन के लिए ड्रग देना है, स्किन केयर आपको प्रॉपर करनी है। सो दिस इज नर्सिंग मैनेजमेंट, नथिंग स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए वो क्लियर है, लाइक ईआरसीपी जो ध्यान रखना है आपको, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपेनक्राटोग्राफी। उसके अलावा ये जो विपल्स प्रोसीजर है ये आपको ध्यान रखना है, इसका इंडिकेशन कब है ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट, द हेपेटिक कैंसर और लिवर कैंसर। सो दिस इज द लास्ट कैंसर इन आवर जीआईटी, यस, पीछे वाला नहीं लिखा। लिवर कैंसर और हेपेटिक कैंसर इज द लास्ट कैंसर इन जीआईटी, गैस्ट्रो सिस्टम के अंदर जो है वो लास्ट कैंसर आपका लिवर कैंसर। लिवर की बात करें, लिवर के अंदर स्पेशलिस्ट टाइप ऑफ सेल व्हिच इज नोन एज हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट होती है। सो मोस्ट कॉमन कैंसर इन लिवर इज एचसीसी, हेपेटोसेलुलर कैंसर, एचसीसी। तो अभी बात करते हैं इसके टाइप ऑफ कैंसर, बहुत सारे टाइप्स लिवर, यस, किसमें, विपल्स के अंदर, हाँ बिल्कुल। जब हम विपल्स प्रोसीजर करेंगे तो जो आपका पेशेंट होता है उसके लिए आप क्या करते हैं, ये हटा दें एक बार, तो हमने बनाया नहीं कहीं, वो पिक्चर है हमारे पास, मैं दिखाता हूँ इधर। तो ये पिक्चर हमने देखी थी यहाँ पे। सो वी नो दैट पेशेंट को जो है फूड स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओरल फूड स्टार्ट करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। अभी इमीडिएटली हम यहाँ पे फूड स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सर्जन है वो क्या करेंगे, सर्जिकली जो जेजनम वाला पार्ट है इसके अंदर क्या करेंगे, फीडिंग ट्यूब डाल दें। फीडिंग ट्यूब जो हम क्या करेंगे, जेजनम वाले पार्ट में यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ओपनिंग करके बाहर निकाल देंगे। उसका पर्पस क्या है, हाँ वही जस्ट, ट्यूब तो एनजी ट्यूब ही होती है। प्रोसीजर का नाम पूछ रहे हैं ना, प्रोसीजर बोल रहे हैं, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वेट तो। फीडिंग, द पर्पस ऑफ दैट इज फीडिंग ट्यूब, आप क्या करेंगे यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। आपने जैसे पढ़ा होगा, एक होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी अनाउंस किया था, पिग, पीईजी, सुना था। इट इज परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, इट्स नॉट स्टोमी, टोमी, सॉरी, टोमी ओपनिंग बनाते हैं टोमी। सो परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी, बट ये प्रोसीजर हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, पेग का होता है डायरेक्टली स्टमक के अंदर ट्यूब डालना। अब वो आप एंडोस्कोप के थ्रू कर रहे हैं तो एंडोस्कोपी को डायरेक्ट ओपन करें तो उसको हम पीजी बोलते हैं, परक्यूटेनियस गैस्ट्रोटोमी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका ये जेजनम वाला पार्ट है इसमें आप डायरेक्टली होल करके क्या बना दिया आपने, एंटी ट्यूब डाल दी। ये जो ट्यूब है नियर बाई अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर जो आपको क्या रखनी है इसके अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, पुल करने पे ट्यूब इजीली क्या हो सकती है, बाहर आ सकती है। इसका कोई ज्यादा सिक्योर यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि इंटेस्टाइन के अंदर पूरा का पूरा क्या करते हैं, इसको सुचर करते हैं, पूरी तरह से इसको सुचरिंग नहीं कर सकते, सुचरिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेजनम के अंदर ओपनिंग क्या है, क्या बोलेंगे, जेजनोस्टोमी, जेजनोस्टोमी। और फीडिंग के लिए इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एफजे, फीडिंग जेजनोस्टोमी। द प्रोसेस इज नोन एज फीडिंग ट्यूब। का पर्पस किसके लिए है, फीडिंग के लिए है, और दूसरा किसमें कर रहे हैं, जेजनम में, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एफजे, फीडिंग जेजनोस्टोमी। याद रहेगा, यस। कितना अंदर डालना है, 20। जब ये ट्यूब लगाते हैं तो कंफर्म करना है कि फ्री फ्लो
सलाइन जाना चाहिए। इसके एनजी ट्यूब के ऊपर 50 ml का सीजन लगाएंगे, उसमें सलाइन डालेंगे, ऐसे जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना, नॉर्मल जाना चाहिए, नहीं जा रहा मतलब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं एफजे, जो सबसे लास्ट में होता है फीडिंग जेजनोस्टोमी। क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट इज लीवर कैंसर, कैंसर ऑफ हेपेटिक कैंसर और कैंसर ऑफ लीवर, हेपेटोसाइट्स कैंसर। सो इतना बड़ा लिखा हुआ, पर ये नहीं लिखना आपको, कुछ नहीं लिखना है, मैं पढ़ के सुनाता हूं एक बार क्या लिखा है। लीवर कैंसर इज आल्सो नोन एज हेपेटिक कैंसर। कहां पे होता है? लीवर के अंदर होता है। लीवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना प्रोटीन से, तो कुछ नहीं लिखना है, सब छोड़ो, ये सब आता है आपको। यहाँ पे हेपेटिक ट्यूमर्स में बी मैलिग्नेंट और बिनाइन, बस ये देखो आप यहाँ पे। जब हम लीवर के सरफेस की बात करते हैं, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो लीवर का सरफेस ऐसा नहीं होता, अगर आपने कभी पालपेट किया, टच किया होगा, आपने देखा हो, तो इट्स रेगुलर सरफेस होता है, रेगुलर, आप ऐसे देखोगे ऐसा रेगुलर होता है। लेकिन जब आप इसमें पालपेट करोगे तो यू फील इरेगुलर, इरेगुलर सरफेस। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट पेशेंट इज हैविंग कैंसरस लीवर, इरेगुलर, ये इसलिए सुबार दिख रहे हैं आपको ये बहुत सारे। सो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? लीवर कैंसर को। दिस इज द राइट लॉब, दिस इज द लेफ्ट लॉब, दिस इज द गॉल ब्लैडर। टाइप्स, मोस्ट कॉमन टाइप इज, अरे वो नहीं लिखना, उसमें कुछ नहीं लिखने वाला, सिर्फ थ्योरी लिखा है। क्या करोगे इसको लिख के? हैं? मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं इसको डिलीट करने वाला था, पर टाइम अभी 30 मिनट्स था और मुझे पता भी बाद में चला कि मुझे लेनी क्लास, भाई मैं इसको डिलीट हटा देता भी। आप लोग मानते नहीं हो एक तो। लीवर का फंक्शन पता है? नेक्स्ट, सर्जिकल नर्स जो होना वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप एज ए सर्जिकल नर्स जाते हो हॉस्पिटल में, यानी ओटी नर्स जो होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आप हमेशा सीखते रहते हैं, अपने आप को लर्निंग रखोगे, लर्निंग फेज में। अगर आप कभी वार्ड वाले एरिया में चले जाओगे या ओपीडी में चले जाओगे, तो वहां पे आपकी लर्निंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, खत्म हो जाती है। वहां आप लर्निंग खत्म कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप टाइम पास करना सीख सकते हो कि कैसे टाइम पास करना है, कैसे उसको ऐसे उसमें कैसे फंसाना है, वो सारी चीजें आप वहां सीख सकते हैं। जब आप ओटी में, आईसीयू इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया, बट वहां पे क्या भीड़ ज्यादा होती है, तो वहाँ दोनों चीजें होती है। लेकिन ओटी की बात करें तो प्योरली ऐसा एरिया जहाँ पे भीड़ नहीं होगी, एक ओटी में दो ही लोग होंगे, और एक को स्क्रब करना है, एक को सर्कुलेटरी करना है, तो ना दोनों बात कर सकते हैं, और सामने सर्जन होते हैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस गाने सुनते रहो, अपना काम करते रहो, और कुछ नहीं होता है। तो लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको मिलती है जब हम एक ओटी के अंदर नर्स होते हैं। एज ए ऑपरेशन थिएटर नर्स, मैं स्टार्टिंग 7 ईयर हो गए मुझे यहाँ पे एम्स जोधपुर ऑन्को सर्जरी ओटी में, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी भी यही है कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नया कुछ ना कुछ मिलेगा। लाइक जैसे अभी इन्होंने ट्यूब के बारे में बात किया, पूछा, सो उसको रटने की जरूरत नहीं है कि क्या है वो, सिंपली आप देखो उसका पर्पस क्या है, किस लिए कर रहे हैं, बस उसका सब कुछ याद हो जाएगा, वो याद रहेगा, आपको सब कुछ पता रहेगा। सो जो एफजे हम करते हैं, एफजे ट्यूब होती है, डाल दिया, मैं बोलता तो आप लोग सोचते कि कुछ तो होता होगा एफजे इतना बड़ा, जिसमें कुछ ट्यूब डालते होंगे, फिर वो कुछ काम कुछ नहीं है। फीडिंग का पर्पस है, इसलिए उसका नाम रखा फीडिंग, और जिधर में डालते हैं इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फीडिंग जेजनोस्टोमी। एनजी ट्यूब होती है सिंपल, जो अपनी एनजी ट्यूब जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, 16 गोज एडल्ट मेल के लिए और 14 जो हम यूज करते हैं फीमेल के लिए, यही होता है। तो वही हम पुट करते हैं और उसको हम पर्पस बाद में यूज करते हैं फीडिंग के लिए। जब एक बार एनास्टोमोसिस ठीक हो जाएगा तो उसको निकाल देंगे और पेशेंट का ओरल फीड वापस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिवर कैंसर में प्राइमरी लिवर कैंसर एंड सेकेंडरी लिवर कैंसर। प्राइमरी लिवर कैंसर मींस कैंसर इज प्रेजेंट इन लिवर, जो भी लिवर की सेल्स है उनमें कैंसर है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। बाकी कहीं पे कैंसर नहीं है। कैंसर कहां से ओरिजिनेट हुआ है? लिवर से ओरिजिनेट हुआ, तो दैट इज नोन एज प्राइमरी लिवर कैंसर। इन सेकेंडरी लिवर कैंसर, लाइक कैंसर इज प्रेजेंट इन स्टमक, एंड यहां से कैंसर किसमें स्प्रेड हो गया? लीवर में, तो दिस कैंसर इज नोन एज, दिस इज द प्राइमरी कैंसर। स्टमक वाला कैंसर क्या है? प्राइमरी। और ये कौन सा कैंसर होगा? सेकेंडरी, व्हिच इज आल्सो नोन एज मेटास्टेटिक। तो प्राइमरी ओरिजिनेट इन ओनली द लिवर सेल्स, दैट इज नोन एज प्राइमरी, एंड कैंसर इज ओरिजिनेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड पेशेंट इज हैविंग कैंसर इन द लिवर बिकॉज ऑफ दैट स्टमक कैंसर, या और कोई भी कैंसर है उसे, तो उसकी वजह से जो कैंसर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेटास्टेटिक कैंसर या लिवर सेकेंडरी लिवर कैंसर। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये तो कॉमन होता है, हर एक कैंसर में आप देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में आता है। नेक्स्ट, प्राइमरी लिवर कैंसर के जो टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन कैंसर एचसीसी, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 75% ऑफ ऑल लिवर कैंसर। जितने भी कैंसर्स पढ़ेंगे उनमें कितना परसेंट आपका हेपेटिक कैंसर का जो एचसीसी टाइप का होगा, तो आंसर होगा 75% जो केसेस होते हैं वहां पे आपको ये हेपेटो सेलुलर कैंसर जो है वो देखने को आपको मिलेंगे। सो कल हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कैंसर जो है आपके, लाइक लंग कैंसर, एंड उसके साथ में रेनल कैंसर, नेफ्रोब्लास्टोमा, उसके साथ में ब्रेन कैंसर, और एक कुछ होगा छोटा मोटा वो पढ़ लेंगे, और ये सारे जो कैंसर हैं वो हम खत्म कर देंगे कल। फिर फीमेल सिस्टम में रिलेटेड कैंसर है उनको हम पढ़ेंगे एक और क्लास के अंदर। नेक्स्ट मूव करें, लिख लिया? डे आफ्टर टुमारो, जो भी नए आए हैं वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, सर हमें बता ही नहीं रहे हैं। सो बेसिकली जो भी सिस्टम या जो भी थिंग हम पढ़ते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं जितना भी टर्मिनोलॉजीज जो बेसिक थिंग्स होती है वो सारे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं डिजीज पोर्शन वाला पार्ट। अभी जैसे यहाँ पे कीमोथेरेपी आ रहा है, रेडिएशन थेरेपी आ रहा है, तो इनको मैंने पहले ही कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी डिटेल में पढ़ा दिया ऑलरेडी। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आ रही है वो सारी मैं इनको पहले पढ़ा चुका हूँ, और इसी वजह से इनको जो है उन सबका मीनिंग और सारी चीजें जो है वो क्या इनको पता है। लाइक जैसे अभी डाई के साथ मैंने बात किया मेटफॉर्मिन, तो आप लोग सोच रहे होंगे मेटफॉर्मिन क्यों देखना है, डाई में क्या होगा, बट द होल मैकेनिज्म आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू देम इन डिटेल प्रीवियसली। तो आप लोग को भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ाएंगे, बट आपका स्टार्ट होगा डे आफ्टर टुमारो से। जब मैं रिनल पढ़ाऊंगा वहां पे पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मेटफॉर्मिन का, क्योंकि किडनी से ही आउट होती है, तो पूरा पढ़ाएंगे आपको भी, बट बस ये एक ही दिन की बात है, कल लास्ट। इट ओरिजिनेट इन हेपेटोसाइट, द मेन लीवर सेल। लीवर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल आपको मिलेगी, इसमें मेन सेल्स कौन सी है? हेपेटोसाइट, जिसमें सबसे कॉमन 75% आपको कैंसर जो है देखने को मिलेंगे, हेपेटो सेलुलर कैंसर। जो भी नए ज्वाइन किया वो सभी आउट ऑफ राजस्थान है, राजस्थान से है? कौन राजस्थान से है? कोई नहीं है? ऑल आर फ्रॉम आउट, आप है, बाकी सारे आउट ऑफ, वी हैव टू मेल पर्सन हु इज फ्रॉम 3 मेल पर्सन राजस्थान, एंड फीमेल गर्ल्स जो भी है सारे आउट ऑफ राजस्थान से। यू आर कंफर्टेबल इन माय लैंग्वेज, मेरा जो लैंग्वेज है समझ में आता है या
नहीं आता है एक्चुअली। ये कर करके मेरे को भी बोलने में डिफिकल्टी होने लगी है, आता है नहीं आता है, मैं भी कभी कभी चूक जाता हूँ इसमें। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? आई थिंक मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने में दोनों में, जिससे थोड़ा कंफर्टेबल रहे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों को। और मोस्ट प्रोबेबली अपना पेपर जो है इंग्लिश में आता है, स्लाइड भी सारी इंग्लिश में होती है, कहीं पे हिंदी नहीं आता है। नॉन हिंदी स्टेट से कोई है, मतलब साउथ साइड से, केरला, कर्नाटका, अभी जो आए नए, कहाँ से हो बताओ भाई, सारे कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो हिंदी स्टेट ही है, सारा फिल्म में वही बनती है, हिंदी वाली बनाते हैं सारे और कौन है? मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, आपका भी होना तो चाहिए, कहाँ से बताओ? है वेस्ट बंगाल, हाँ ये तो नॉन हिंदी स्टेट ही है, बहुत बड़ा नॉन हिंदी स्टेट है वहाँ थोड़ा। और बाकी यूपी से आए हैं आप, तो बहुत दिनों से आ रहे हो, अभी कहाँ नहीं आए हो? आपको तो देख रहे हैं पहले से यूपी तो हिंदी वाला ही है और कुछ आप ही नहीं आए हैं पीछे, पहले से आ रहे हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड से आए हैं, इधर सब पुरानी है। यूपी से आए हैं, आपके पास में अभी बताया था आपने। महाराष्ट्र, आप तो पुरानी है। और कौन थे पीछे, कहाँ से हो? छत्तीसगढ़, आप भी वहीं से, यूपी से, और हरियाणा से। हमारे पास सब जगह से है यहाँ पे अभी थोड़े कम आए हैं आज, बाकी जब सारे आ जाएंगे ना तो वैसे करेंगे तो सब जगह से मिलेंगे आपको, आपके साथ ही छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, सब जगह से आपको मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, आप वहां से हैं? हाँ आप तो हिमाचल से हैं, वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे कभी घूमने जम्मू और कश्मीर कभी। ये सब लोग बोलते हैं सर वहां आना, पर वहां जाने के बाद कोई नहीं पूछता कि सर आओ क्योंकि मैं बहुत बार जा चुका हूँ। लाइक हिमाचल स्टेट तो ऐसा स्टेट है जहाँ मैं मल्टीपल टाइम जाके आ गया, क्योंकि वहां से कुछ वो ऐसा होता है ना, फैमिली रिलेशनशिप होता है, वैसा रिलेशनशिप था हमारा पहले दिल्ली में थे तब। वहाँ पे बहुत सारे गर्ल स्टाफ थे और हम थे सारे राजस्थानी मेल स्टाफ होते हैं। हम लोग यहाँ से बेच होता है, पूरा पूरा बेच गया था, उधर से भी पूरा बेच आया था, और इसकी वजह से हमारा वो कोऑर्डिनेशन ठीक था। तो उन सब की शादी में हम गए थे वहाँ पे, और मैं बहुत बार इंसिडेंट भी बताता हूँ, वहाँ की शादियों का अलग ही इंसिडेंट होता है। सो आई डोंट नो अबाउट दैट कल्चर, जब मैं पहली बार गया वहाँ का कल्चर था मेरी इसका जो, ये आई थिंक ऑब्वियसली आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, आप वहीं के हो तो। सो वहाँ पे एक खाना होता है जिसको बोला जाता है धाम। हाँ धाम, वही बोला धाम। सो उन्होंने बोला धाम होगा शाम को, हमने, हाँ DHAM धाम, वही बोल रहा हूँ धाम होगा। सो हमने सोचा चलो कुछ अलग इनका कुछ तो चलो देखेंगे। सो ऐसे बैठ गए। उसमें क्या होता है कि इनका रूल होता है कि एक तो सारे लोग एक ही साथ बैठेंगे, और जो बैठे हो सारे एक ही साथ उठेंगे खाने के बाद। तो ठीक है मैं बेटा इधर, और बाकी वो लोग पता नहीं कहाँ थे, वो दूसरी जगह बैठे हुए, मैं इधर अकेले, मैं बेटा, बाकी सारे हिमाचल वाले बैठे हैं। अब वो प्लेट दे दिया, उसके बाद वो सबसे पहले लगता है बड़ा राइस का ऐसे भगोना होता है, सो लाके ऐसे राइस डाला। मैं राइस खाता नहीं था, सो मैंने बोला बस, वो उसमें राइस भर दिया इधर। फिर आती है वेजिटेबल्स, वो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स, 5-6 वेजिटेबल अलग होती है, सो थोड़ा ये डाला, ये डाल दिया, ऐसे डाल दिया सारा। नाउ वो सारे खा रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ तो आएगा, पूरी आएगा, रोटी आएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट से, और उसके बाद वो ग्लास रखते हैं पानी का, वही वो हाथ वो उसको ले। सो मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, और उन सबने खा लिया, एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर मी कि मैं खत्म करके उठूं। फिर वो जिस हम गए थे उस पर्सन को ऐसा पता चला कुछ, तो फिर वो आके बोला अभी इसी से काम चला लो, अंदर ले जाके मैं बाद में खिलाऊंगी। तो फिर मैं खाया, मैंने फिर जाके पूछा मैंने क्या था इसे, तो बोला यही धाम होता है हमारा यहाँ का स्पेशल ट्रेडिशनल फूड जो होता है वो इसी तरह हम रखते हैं, बाकी रोटी सब्जी तो अंदर घर में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, अलग होता है ऐसे। तो बिल्कुल अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं अपने अपने, और उन ट्रेडिशन को जानना भी चाहिए, अच्छा लगता है जानने में। हाँ बहुत अच्छा होता है, ऑब्वियसली वहाँ अच्छा होता है, जो हमारे जैसा हम क्या कि हम जब गए, उतार दिया, उतारने के बाद बोला वहाँ घर है, मैंने कहा है वहाँ है, कैसे जाएंगे, गाड़ी बस कुछ जाती नहीं है ना, बाइक जाती है ना कुछ आती है। सो मैं कहा इतना दूर कैसे पहुंचेंगे, और वो भी पहाड़ों में ऐसे ऐसे। और वहाँ के जो लोग होते हैं ऑब्वियसली हिमाचल के लोगों को डर भी नहीं लगता है, स्पेस बहुत वो स्ट्रांग होते हैं। लाइक ऐसे हमारे छोटा मोटा गार्डन भी हो ना तो डर लगता है कि सांप नहीं आ जाए वहाँ पे, वहाँ पूरा गार्डन ही है बस गार्डन में छोटे छोटे घर दिखते हैं पूरा, बाकी वो जंगल ही जंगल है चारों तरफ, फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है नेचर के बीच में। आप भी कभी जाए लोकल घूमे, जब मनाली वाली तो सब घूम ही लेंगे, वो तो लोकल नहीं है, वहाँ तो टूरिस्ट प्लेस बना दिया, लेकिन जब आप विलेजेस में घूमोगे तो रियलिटी का पता चलेगा वहाँ पे, तो बहुत अच्छा है रियल में। नेक्स्ट आगे, प्राइमरी लीवर कैंसर का सेकंड टाइप है। अरे मैं बहुत सारी जगह गया, लाइक मंडी गया था, कांगड़ा गया था, और बैजनाथ गया था, और बाकी बहुत सारी रोपड़ू गया था, पता नहीं कहाँ का गया था अभी भूल गया मैं भी नाम भी बहुत सारे, बट जो बेसिक डिस्ट्रिक्ट जो दो तीन थे, लाइक मंडी डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और एक और पता नहीं ऊपर था, मैं उसका नाम ही भूल गया, धर्मशाला उस साइड में कहीं था उधर, पता नहीं चलिए आगे नेक्स्ट, कोलिंजो कार्सिनोमा, बाइल डक्ट कैंसर। कोलिंजो कार्सिनोमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो कोलिंजो वर्ड इज रिलेटेड टू बाइल डक्ट, डक्ट से रिलेटेड कोलिंजो। अगर जो हमने अभी बात किया था ये लीवर है, और इसमें आप देखेंगे तो ये जो डक्ट निकल रही है इनको बोलते हैं, एंड यहाँ पे आपका गोल ब्लेडर, दिस इज सिस्टिक डक्ट। सो इन बाइल डक्ट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैंसर डेवलप होता है, दिस इज नोन एज बाइल डक्ट कैंसर, या जिसका नाम क्या है कोलिंजो कार्सिनोमा। A cancer that start in the bile duct within the liver, तो ये bile duct जो इससे सिस्टेटेड रहेगी पूरे लीवर में, इनमें अगर कैंसर स्टार्ट होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिंजो कार्सिनोमा। It accounts for about 10 to 20% of primary liver cancer. So this is the second type of cancer. Most common type is HCC, hepatocellular cancer, and second type is the cholangiocarcinoma, which is the bile duct cancer. क्लियर? बिल्कुल, ये रजनी बोल रही है पंजाब में आओ घूमने सो हाँ बिल्कुल, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं क्योंकि वो एक ही लाइव देखते हैं, बाकी सब बाद में देखते हैं। बिल्कुल हम पंजाबी, अभी मैं रिसेंटली गया था कुछ दिन पहले। अ, पंजाब हर एक स्टेट का अलग खासियत होता है। सो पंजाब में जाके मैं बोला हर जगह मैं ऑब्जर्वेशन नहीं करता हूँ, वहाँ जाके मैंने ऑब्जर्व किया, एक पर्सन से पूछा कि हमें गुरुद्वारा जाना था, अमृतसर गए थे हम जो वहाँ पे, तो उससे पूछा किधर से जाना है, गाड़ी को उसने रुकवाया, फिर बोला उसने गेट खोला, बोला आओ, बोला, कहाँ चले, बोला पहले चाय पीते हैं। मैंने कहा, भाई मैं आपको नहीं जानता, मैं तो जस्ट रास्ता बोला, बोला भाई आप पहले बैठो चाय पियो, वो ये पियो वो पियो, मैं कुछ नहीं पीता हूँ, मैं जाने का रास्ता, वो मान ही नहीं रहा है, पहले आपको तो चाय पीना पड़ेगा, और चाय भी इतना बड़ा वो से ग्लास मैं, हमारे तो इतना डिस्पोजल होता है पैसे कटेगा,
और वो इतना बड़ा ग्लास चाय का। एक शाम को हम गए चाय की शॉप पे, तो वहां गया, उसको बोला भाई चाय पिला, वो बना रहा है, चाय बना रहा है। फिर उसने क्या किया, एक ऐसे बड़ा सा डिस्पोजल होता है ऐसे, उसको रखे, उसमें थोड़ा सा डाला, बोला टेस्ट करो पहले। टेस्ट क्या करना है अब इसमें? बोला नहीं पहले टेस्ट करो, अच्छी है और थोड़ा करना है, अदरक कम तो नहीं है, शक्कर सब देखो। मैंने टेस्ट किया, फिर रखा, फिर उसने बोला थोड़ा ये कम है, तो उसने डाला, फिर वापस डाला, बोला और अब टेस्ट करो। सो उसने ऐसे टेस्ट कराया, मैंने कहा मेरा हो गया। इतने वो मतलब अंदर से वो ऐसे, उनको कोई टेंशन नहीं, पैसे दे रहा नहीं दे रहा उनको पता ही नहीं है, वो तुम तो पियो मस्त रहो, जो होगा देख लेंगे बाद में। ऐसे उसको कब तक रहते, बोला 2 बजे तक। आते कितने बजे? अगले दिन 2 बजे आऊंगा, रात भर रहेंगे, फिर 2 दिन भर सोए रहेंगे, 2-3 बजे तक सोएंगे, फिर आएंगे दिन में वापस दुकान खोलने। तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग मजे हैं, अलग अलग। तो आप लोग भी घूमे, लाइक इधर जाए या इधर जाए, या तो साउथ है ऊपर अपने दिल्ली से आगे जाएं, और फिर आप देखें साउथ में भी अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं। साउथ में भी क्योंकि जो इन लॉज है वो साउथ से बिलोंग वहाँ है कर्नाटक में, तो वहाँ भी मैं जाता रहता हूँ, उधर भी जाते हैं, वहाँ के लोग तो अलग ही मजे होते हैं। वहाँ जाने के बाद वो कन्नड़ा में ही बात करते हैं, मैं तो हाँ मुंडी हिलाता रहता हूँ। So, वहाँ भी अलग मजे होते हैं। लाइक वन टाइम आई वेंट टू आंध्रा, आंध्रा गया था मैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक नेलोर, नेलोर एरिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, हाँ। और वहाँ पे एक जंक्शन, गुंटूर, गुंटूर या गुंटूर कुछ था, गुडूर 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 जंक्शन। वहाँ गया तो ऑटो वाले में, ऑटो में बैठा मैं बैठ गया पीछे। अब उसको मैं पूछा कितने रुपए, वो मुझे बोला क्या, मतलब नियर बाय 10 मिनट्स तक हम दोनों यही सोच, किसी को भी समझ ना, तो उसको इंग्लिश समझ आती लोकल बिल्कुल ना, वो इंग्लिश में समझता है ना हिंदी में समझता है, उसको मैं पूछ रहा हूँ पैसे पैसे पैसे, बता वो बोल भी रहा होगा तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्या बोल। फिर मैंने उसको वॉलेट निकाल के ऐसे निकाला 10 रुपए, नहीं, फिर मैंने दो निकाले 20 रुपए, फिर उसे निकाला, उसको तब समझ, फिर उसने जब उसको लगा कि हाँ बस, तब उसने बोला ठीक है चलो। नेक्स्ट, प्राइमरी लिवर कैंसर में थर्ड टाइप इज द हेपेटो। होता है ये आपके साथ भी होगा, जब आप ऐसे नॉन अंडरस्टैंडिंग जो इसमें आपको समझ नहीं आता वहां चले जाएंगे, तो फिर ऐसे ही करेंगे, क्या करोगे आप? नेक्स्ट इज हेपेटो ब्लास्टोमा, रेड टाइप ऑफ लिवर कैंसर दैट ब्लास्टोमा मींस ब्लास्ट, और ब्लास्ट फेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट इज नॉट अ मैच्योर सेल, इट्स एन इमेच्योर सेल। जो इमेच्योर होगी वो किसमें होगी? आइदर इन द fetus और इन जो अर्ली बर्थ जो अभी बचेगा उसमें आपकी ग्रोइंग जो सेल्स है लिवर की, वो कौन सी होती है? हेपेटोब्लास्ट होती है, जो अभी डेवलप हो रही है, अंडर डेवलपिंग है। सो रेड टाइप ऑफ लिवर कैंसर दैट प्राइमरली अफेक्ट चिल्ड्रन टिपिकली अंडर द एज ऑफ 3, बिकॉज़ इस एज ग्रुप का क्या होता है, लिवर का जो सेल्स है वो अभी भी क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ। हेपेटोसाइट्स मैच्योर, हेपेटोब्लास्टोमा, हेपेटोब्लास्ट जो है तो मैच्योर होगी तो किसमें कन्वर्ट होगी? हेपेटोसाइट्स के अंदर। सो इमेच्योर हेपेटोसाइट्स के अंदर कैंसर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हेपेटोब्लास्टोमा। तो क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों में कौन से टाइप का लिवर कैंसर? आंसर इज हेपेटोब्लास्टोमा, बिकॉज़ द लिवर सेल्स आर इमेच्योर सेल्स एंड उसकी वजह से कैंसर आपको देखने को मिलता है। So this is the third type. फर्स्ट टाइप का आपका HCC 75%, सेकंड टाइप का ओरिंजोकार्सिनोमा, कैंसर ऑफ डक्ट, हेपेटिक डक्ट, और थर्ड जो है आपका हेपेटोब्लास्टोमा। क्लियर? वो करें? देख लिया? नेक्स्ट, फोर्थ टाइप इज द एंजियोसार्कोमा एंड हेमेंजियोसार्कोमा। जब हम सार्कोमा की बात करते हैं तो सार्कोमा क्या होता है? कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये एंजियो और हेमेंजियोमा जो वर्ड आता है ये किसके लिए होता है? ब्लड वेसल्स के लिए। सो द ब्लड वेसल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीवर, अगर उनमें कैंसर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंजियो और हेमेंजियोसार्कोमा। सो रेयर फॉर्म ऑफ लिवर कैंसर दैट ओरिजिनेट इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लिवर। तो लीवर की ब्लड वेसल्स में कैंसर होना, दैट इज नोन एज एंजियो और हेमेंजियोसार्कोमा। नेक्स्ट मूव करें? देख लिया? नेक्स्ट इज, हाँ आ जाओ आ जाओ, आपको मना नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी लिवर कैंसर। सो ड्यू टू सम अर्जेंसी, मैं अवेलेबल नहीं था, पर कोई टीचर नहीं था इसलिए उसने कंटिन्यू किया, पर कुछ अर्जेंसी इसलिए मैं अभी अर्ली लेफ्ट कर रहा हूँ, और हम आरती करेंगे उसके जो आज हम डिस्कस करेंगे लिवर कैंसर। सो कैंसर की बात हम करें, दिस इज योर जीआईटी, stomach and then duodenum and other parts, and here we have the liver. Now a person is having any type of cancer which is present here in the stomach. This is the cancer in stomach, and through the blood one cell of this tumor through the hepatic portal vein reach into the liver and cause here cancer. This कैंसर जो यहाँ पे किसमें डेवलप हुआ है? स्टमक के अंदर। ये कैंसर कौन सा है? प्राइमरी कैंसर है, प्राइमरी कैंसर ऑफ स्टमक, एंड थ्रू द मेटास्टेसिस कैंसर इज टू द लिवर। सो जब मेटास्टेसिस से कोई कैंसर यहाँ पहुंचता है इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कैंसर। दिस इज नोन एज सेकेंडरी कैंसर। सो देयर आर टू फॉर्म ऑफ कैंसर, वन इज प्राइमरी कैंसर एंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी मींस द साइट ऑफ ओरिजिन इज इन द सेम ऑर्गन जिसमें कैंसर लिखा है। लाइक अगर हम लीवर की बात करें तो प्राइमरी कैंसर लीवर में हुआ, तो मतलब बॉडी में कैंसर लीवर में डेवलप हुआ था। लेकिन आप लिख रहे हैं कि सेकेंडरी कैंसर ऑफ लिवर, इट मींस प्राइमरी लिवर में कैंसर नहीं हुआ, कैंसर किसी अदर बॉडी पार्ट में था, वहां से मेटास्टेसिस होकर कैंसर का रीच हुआ है लिवर में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकेंडरी कैंसर। तो जो नेक्स्ट सेकंड टाइप है वो है सेकेंडरी कैंसर, एंड इट इज ओनली द मेटास्टेटिक। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? मेटास्टेसिस होगा। मेटास्टेटिक बताया था पहले मैंने, व्हाट इज मेटास्टेसिस? Spreading of cancer from one part to another part of the body, that is known as metastasis. Spreading of cancer from one part to another part, that is metastasis, and different routes are there जो हमने पढ़े थे।
अप्रोक्सीमेटली 6 रूट्स हमने डिस्कस किए थे, ब्लड, लिम्फ एंड नेचुरल पाथवे एंड अदर मल्टीपल रूट थे, तो सारे हमने डिस्कस किए ऑलरेडी. It occurs when cancer from another part of the body such as colon, breast, lung spread to the liver. So यहाँ पे जो कैंसर होगा, कोलोन में हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या लंग कैंसर हो, ये सारे कौन से कैंसर होंगे? प्राइमरी कैंसर. एंड यहाँ से कैंसर रीच किसमें हुआ? लीवर में. वो कौन सा होगा? सेकेंडरी कैंसर. दिस इज द मोर कॉमन देन प्राइमरी लीवर कैंसर. जो एमसीक्यू पूछ ले कभी कभी. दो ऑर्गन जो बॉडी में याद रखने हैं, वन इज लंग, सेकंड वन इज लीवर. इन दोनों ऑर्गन की बात करें तो इनमें प्राइमरी कैंसर लेस होते हैं एंड सेकेंडरी कैंसर ज्यादा होते हैं. दीज टू ऑर्गन हैविंग मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग सेकेंडरी कैंसर कंपेयर टू प्राइमरी कैंसर. लाइक अदर ऑर्गन्स आप देखोगे, स्टमक की बात करें, किडनी की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, तो वहां पे प्राइमरी कैंसर ज्यादा होते हैं. बट इन दीज टू ऑर्गन्स, द लंग्स एंड लिवर, दे हैविंग मोर कॉमन सेकेंडरी कैंसर. यानी अदर पार्ट में कैंसर होगा और वो कहां पहुंच जाएगा? इन दोनों पार्ट के अंदर. दोनों में से अगर एक पूछे तो आंसर क्या देना है? लंग्स. द लंग्स इज द मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक ऑर्गन. सेकंड नंबर पे कौन है? लिवर. क्लियर? एनवायरमेंट जो है सडनली चेंज होता रहता है. अभी सडनली आज आई थिंक बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, मतलब समझ सकते हैं आप. गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो अपने आप को इस एनवायरमेंट में एडजस्ट करें. और स्पेसिफिकली जो न्यू आए हैं, जोधपुर ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं बाहर वाले, तो जोधपुर इज आल्सो नोन एज ब्लू सिटी. तो था, लेकिन सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है. और सन सिटी क्यों बोलते हैं आप लोग जानते ही होंगे. नहीं जानते तो आई थिंक आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप लोग विंटर में कंप्लीट करके चले जाओगे. जब असली समय आएगा, जब हम अप्रैल और मई के अंदर यहाँ पे, जून जुलाई में जब यहाँ क्लासेस होती है, अप्रैल मई और जून में, तब आपको पता चलता है व्हाई इट इज नॉन एज सन सिटी. यस. जो प्रीवियस बेच वाले हैं उनको आप पूछ सकते हैं क्या हालत होती है. सो इट रियली वेरी हॉट सिटी, बहुत गर्म सिटी है. और स्वागत है आप सभी का इस सन सिटी के अंदर. बट ये सन सिटी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देके जाएगा, और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपको नर्सिंग ऑफिसर बना के भेजेंगे यहाँ से, जोधपुर से. ठीक है, मूव करें आगे. हाँ बिल्कुल, सब बनोगे नर्सिंग ऑफिसर. हर एक को नर्सिंग ऑफिसर बनाना है, यही हमारा दुआ है और हमारा काम है. बस हम इसी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा और कोई रोल नहीं है. सिर्फ आप लोग क्या बनाना है? नर्सिंग ऑफिसर. जितना जल्दी हो उतना जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बन के इन दीवारों पे चिपक के चले जाओ. 6 का पोस्टर आया नहीं, अभी 6 आएगा, क्योंकि जगह अब उल्टे चिपकाने पड़ेगा पोस्टर, जगह नहीं बची अब यहाँ पे. नेक्स्ट मूव करें आगे. नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर फॉर लीवर कैंसर. सो लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी. लीवर की प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीवर? डिटॉक्सिफिकेशन वन फंक्शन इज, और the main important is it synthesize multi things, and specifically like your plasma proteins. मल्टीपल जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनका सिंथेसिस कौन करता है? लिवर. वेरियस एंजाइम्स, लिवर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए, जो भी ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उनके रिक्वायर्ड होता है, तो लिवर. एंड वन मोर फंक्शन जो लिवर करता है, वो सारा आ गया सिंथेसिस के अंदर जो बनाता है. और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिवर, लाइक जब भी हम बात करते हैं ट्रॉमा की, इंजरी की, हेड इंजरी हुआ, ट्रॉमा हुआ, कुछ भी हुआ, और ब्लिंग लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी से अगर 1 यूनिट ब्लड लॉस भी हो गया तो भी आपको हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं होगा, बिकॉज लीवर के पास नियर बाई 1 यूनिट ब्लड जो है वो स्टोर रहता है, और वो उसको डायरेक्ट सर्कुलेशन में डाल देता है. If you have one more unit lost blood, अगर एक और ब्लड यूनिट लॉस होता है, still you don't have any type of hypovolemic shock. Why? वहां पे एक और ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्प्लिन, उसके पास भी 1 यूनिट ब्लड स्टोर रहता है, वो अपना ब्लड सर्कुलेशन में डाल देगा. उसके बाद भी नहीं रोकोगे तो आप परीक्षा ले रहे हो लीवर स्प्लिन की, तो फिर तो जाना ही पड़ेगा. बाकी इतने टाइम तक वो आपको क्या कर सकते हैं? बचा के रख सकते हैं. उसके बाद फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. तो लीवर के पास नियर बाई 1 यूनिट ब्लड जो है वो क्या रहता है? इट इज नॉट इन स्टोर्ड फॉर्म. स्टोर सिर्फ कौन करता है? स्प्लिन करता है. लीवर क्या करें? लीवर की बात करें तो लीवर इज अ होल ऑर्गन. होलो का मतलब अंदर क्या होता है? स्पेस होता है. और उस स्पेस के अंदर 1 लीटर ब्लड, सॉरी 1 यूनिट, नॉट 1 लीटर, 1 यूनिट ब्लड जो है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्यूपाई हो जाता है. सो लीवर इज हैविंग अ कैपेसिटी टू स्टोर अप्रोक्सीमेटली नियर बाई 1 यूनिट ब्लड, और वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है फ्लो के साथ साथ में. और स्प्लिन भी आपके बॉडी में क्या करता है? 1 यूनिट ब्लड को स्टोर करके रखता है. सो पहला पॉइंट जो यहाँ पे है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन. इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम हेपेटाइटिस, और स्पेसिफिकली बी और सी की बात करें. हेपेटाइटिस बी इज व्हिच टाइप ऑफ इन्फेक्शन? स्प्रेडेड बाय ब्लड बॉर्न, ब्लड बॉर्न और fecal oral route, blood borne. And hepatitis C, it is also blood borne. A, it's a fecal oral route जो हम बात करते हैं. So there are various type of hepatitis, and if a person is having hepatitis B or C infection, then there will be a higher chance for developing liver carcinoma. Liver cirrhosis, specifically in alcoholic patient, जो alcohol drink करते हैं, उन alcoholic patient में आप देखेंगे liver cirrhosis is a very common problem. Like एक मैंने पहले भी बताया था आपको, ड्रंकन पर्सन जो है बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी से पूछता है आप हाथ देखते हो? बाबा जी वही जो भगवा कलर पहने होते हैं ना बाबा, उनकी बात. तो बोला हाँ बिल्कुल देखते हैं. तो उसकी हालत देख के वैसे कोई भी बता सकता है उसका हाथ देख के क्या होने वाला है, क्योंकि इतना पिया हुआ है, आंखें नहीं खुल रही है, ड्रंकन फेस पूरा. बोला बताओ मेरा क्या होने वाला है? बोला देखो, उसका हाथ देख के बोला आपको लिवर सिरोसिस होने वाला है. वो बाबा जी के पैरों में पड़ गया. बिल्कुल, मैं कल डॉक्टर के पास गया, उसने भी यही बोला था कि मेरे को लिवर सिरोसिस होने वाला है. आपको भी पता चल गया, मतलब आप तो अंतर्यामी हो. सो उसको देख के कोई भी बोल सकता है कि पर्सन को क्या होने वाला है? लिवर सिरोसिस, बिकॉज़ पर्सन इज हैविंग क्रॉनिक अल्कोहलिज्म. एंड अगर क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक करता है तो क्या होगा पर्सन में? अ वेरी प्रॉब्लम व्हिच इज नोन एज लिवर सिरोसिस, एंड दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ लिवर कैंसर. नेक्स्ट, NAFLD. कभी कभी इस शॉर्ट फॉर्म से पूछ लेते हैं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कभी अल्कोहल ड्रिंक नहीं किया, लेकिन स्टिल उनमें भी लिवर सिरोसिस हो जाता है. इट इज नॉट कि ओनली द पर्सन हु इज ड्रिंकिंग अल्कोहल डेवलप this liver cirrhosis. In some individuals without alcohol also they develop which condition? This liver cirrhosis है वो देखने को मिल सकता है. इसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज.
तो दो टाइप हो गए, दिस इज रिलेटेड टू अल्कोहलिज्म और दिस इज रिलेटेड टू नॉन अल्कोहलिज्म. नेक्स्ट, दोनों का ये आ गया, इसका कोर्स अल्कोहल कंजप्शन. दिस इज एन अल्फा टॉक्सिन, इट्स अ केमिकल. अल्फा टॉक्सिन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल. वेरियस केमिकल्स आते हैं, उनमें एक केमिकल इसका नाम क्या है? एफ्लाटॉक्सिन, नॉट अल्फा, सॉरी, एफ्लाटॉक्सिन. सो अगर ये एफ्लाटॉक्सिन इंजेक्शन कोई कर लेता है, जैसे कोई पीता है जहर पी लिया, ये पी लिया, नो पी लिया, वैसे इसमें केमिकल का नाम है, इसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन. ये डायरेक्टली जाके किस पे अटैक करता है? लीवर के ऊपर, हेपेटोसाइट्स के ऊपर. नेक्स्ट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर. सो जेनेटिक्स प्ले ऑलवेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एवरी डिजीज. जब भी अगर जीन के अंदर कोई भी चेंजेस होगा, म्यूटेशन होगा, तो उस कंडीशन में डिजीज डेवलपमेंट होगा और एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, दैट लीड टू कैंसर. एंड इफ पर्सन इज हैविंग अल्कोहलिज्म विद सिगरेट स्मोकिंग, तो फिर तो लीवर के मजे मजे हैं. अल्कोहल तो था ही, उसके साथ में और क्या मिल गया? सिगरेट स्मोकिंग, निकोटीन और आ गया, तो फिर डबल मजे हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या हो सकता है? लिवर कैंसर. सो दीज आर रिस्क फैक्टर व्हिच इज एसोसिएटेड विद लिवर कैंसर. याद रखिए, बॉडी के अंदर किडनी दो होती है, एक खराब हो जाए तो दूसरी किडनी काम कर सकती है. लंग्स दो होते हैं, एक काम करना बंद कर दे दूसरे से काम चल सकता है. लेकिन बॉडी के अंदर लिवर एक ही होता है. लोब दो होती है पर होता एक ही है, और खराब दोनों साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं होते. तो इसलिए इसको बताना जरूरी है. जैसे हार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे लिवर भी इंपॉर्टेंट है. अगर ये खराब हो गया तो दोनों ही ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, लिवर भी ट्रांसप्लांट होता है, बट तब होगा जब किसी का मिलेगा, और मिलना बहुत मुश्किल होता है. किडनी दो होती है इसलिए बहुत इजीली मिल जाती है. किडनी ट्रांसप्लांट इज नाउ इन इंडिया वेरी कॉमन. इन जोधपुर इज आल्सो वेरी कॉमन. In our AIIMS Jodhpur, every week we are performing kidney transplant, 2 to 3 kidney transplant in a 1 week. Every week 2-3 किडनी ट्रांसप्लांट होता है. सो वो क्यों कॉमन है? क्योंकि दो किडनी होती है. एक किडनी निकाल भी लोगे, दूसरी काम कर लेगी. और लोगों को क्या चाहिए? आईफोन 16, और वो किडनी देके आ सकता है. और एक दे भी दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. यस और नो? ये पहले बहुत कॉमन था ये. यस और नो? जब भी कोई ऐसे पैसों की बात आती है तो लोग एक ही बात बोलते हैं, किडनी बेच देते हैं. और क्या करें? क्यों बेच देते हैं? क्योंकि उनको पता है एक देने पे कुछ होगा नहीं. उनको बोलो हार्ट बेच दो, किडनी की जगह आप हार्ट बेच दो. लोग ज्यादा पैसे देंगे और आपका काम भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी परमानेंट. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो व्हेन लीवर इज इन कैंसर स्टेट, मल्टीपल प्लाज्मा प्रोटीन एंड जो एंजाइम्स है वो फॉर्मेशन नहीं होगा, और उसकी वजह से दिस इज द लोकेशन. अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं एब्डोमेन को, अपर एंड लोअर. सो दिस इज द राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट. दिस इज द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड दिस इज द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, LLQ. सो हम अगर लिवर की बात करें तो लिवर किधर होता है? राइट में, लेफ्ट में. सो लिवर इज प्रेजेंट इन योर राइट साइड, अपर और लोअर in upper quadrant. So the pain will be present in which side? At this area, right upper quadrant. यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? Pain. Next, weight loss. वेरियस टाइप के एंजाइम्स नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको? वेट लॉस, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, एनोरेक्सिया, एनीमिया. लीवर में भी एनलार्ज्ड एंड इरेगुलर. कल मैंने पिक्चर दिखाया था स्टार्टिंग में. व्हेन यू आर गोइंग फॉर पाल्पेशन ऑन द सरफेस ऑफ लीवर, लीवर को आप ऐसे अंदर से पाल्पेट करोगे, बाहर से तो पता नहीं चलेगा इसे, बट जब आप अंदर से उसकी सरफेस को पाल्पेट करेंगे तो कैसा फील होगा आपको? इट्स एन आर इरेगुलर ऑन पाल्पेशन. नॉर्मली कैसा होता है? रेगुलर होता है, बट यहाँ पे कौन सा फील होगा? इरेगुलर. नेक्स्ट, जॉन्डिस, वेरी कॉमन. जॉन्डिस तो पढ़ा होगा सबने. इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन लीड टू जॉन्डिस. बिलिरुबिन कहां से बनता है? बिलिरुबिन कौन बनाता है? सिस्टिक डक्ट बनाती है. वेरी गुड. और इतना ब्लड पूरा पढ़ाया उसमें, और इतना डिटेल में पढ़ाया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है. जब आपका हेमोग्लोबिन जो ब्रेक होता है तो उसमें दो मॉलिक्यूल बनते हैं, हिम और ग्लोबिन. ग्लोबिन तो वापस अल्फा बीटा सारा यूज हो जाता है. हिम के बाद में बनते हैं दो पार्ट, याद है? आयरन एंड पोरपायरिन. आयरन वापस यूज, पीछे बना पोरपायरिन. पोरपायरिन क्या बनाता है? बिलीवर्डिन. वही बिलीवर्डिन किसमें कन्वर्ट होता है? बिलिरुबिन में. कन्वर्सन करने का काम कौन करता है? सो लीवर जब काम नहीं करेगा तो ये बिलिरुबिन जो वाटर इनसोल्युबल होता है उसको सोल्युबल में कन्वर्ट करवाता है लीवर. ग्लूकोरोनिन, तो जीटी नाम बताया ना एंजाइम का नाम, ग्लूकोरोनिन ट्रांसफरेजेस, जीटी, यूडीपी, जीटी, यूटिल डाइफॉस्फेट्स ग्लूकोरोनिन ट्रांसफरेजेस. वो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है और इसको वाटर सोल्युबल में बनाता है. जब वाटर सोल्युबल हो जाएगा तो ये थ्रू द यूरिन और थ्रू द स्टूल बॉडी से आउट होगा. बट लीवर जब काम नहीं करेगा तो ये एंजाइम नहीं होगा, यूडीपी, जीटी एंजाइम नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये आपका बिलिरुबिन बॉडी में इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा? जॉन्डिस. नेक्स्ट इज ascites. What is ascites? What is ascites? इतना बड़ा डेफिनेशन तो होता ही नहीं ascites का, पता नहीं कितना बोले ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, और मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा है. ascites का सिंपल सा डेफिनेशन पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं. जैसे वो 3 इडियट में बोलता मैं करता रहता है, कहां से रट के आए पता नहीं. आप लोग क्या रटने का आदत लगा हुआ है सब, तो रटना बंद कर दो. अब रटने वाला एक भी क्वेश्चन ना आया ना आएगा. मैंने एग्जाम से पहले 1000 बार बोला था, एक भी क्वेश्चन आपकी किसी किताब से आ जाए यहाँ पे, मैं पहले भी बोलता था आग लगा दो, आज भी वही बोलता हूँ आग लगा दो, क्योंकि वहां से कोई एमसीक्यू आने वाला, और जिन्होंने लिया उनसे पूछ सकते हैं आया हो एक भी क्वेश्चन उस किसी भी आपकी हाई और लो से आया क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी किताब से नहीं आएगा. आएगा तो सिर्फ थ्योरी से आएगा. और किताब का पर्पस क्या है वो भी मैं समझा चुका हूँ कि किस पर्पस से हम वो किताब पढ़ते हैं. उसका रीजन तो मैं बताया, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है वो किताबें. सिर्फ एमसीक्यू का करना है, प्रैक्टिस करना. लेकिन आपने देखा होगा कुछ तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं आज से, पीआर यादव सीरीज. मैं अरे बेवकूफ, पीआर यादव सीरीज क्या होती है? क्या पीआर यादव सीरीज पढ़ाएगा? टारगेट हाई सीरीज है, पेनक्लेक्स सौंडर सीरीज, उसको क्या पढ़ाएगा है? उससे क्या पढ़ना है? पढ़ाई क्या करनी है? थ्योरी पढ़ना है, डिटेल थ्योरी विद कॉन्सेप्ट पढ़ो, वैसे ही सब क्लियर हो जाएगा. हम लोग एमसीक्यू जाके उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, वहां से कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा. एमसीक्यू में जाके आप चाहो कि एक हार्ट अटैक का क्वेश्चन डाल के मैं हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट समझा दूं, तो यहाँ की 2 घंटे की जो क्लास हम पढ़ते हैं उसमें हार्ट अटैक कंप्लीट नहीं होता है, उसको पढ़ने में 2-3 दिन लग जाते हैं. और आप एक एमसीक्यू में हार्ट अटैक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा. वो होगा क्या? आपके माइंड में खिचड़ी बनेगी, आप उस खिचड़ी को खा लोगे, और सुबह उठ के और कुछ नहीं बचेगा पीछे. बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका टाइम क्या होने वाला है? वेस्ट. तो इसीलिए सारा फोकस किस पे रखना है? थ्योरी पे. असाइटिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर एक केविटी होती है, इसका नाम होता है पेरिटोनियल केविटी. ये इधर होती है, जानते हो?
नॉर्मली इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं. अमाउंट इज नियर बाय, हाउ मच अमाउंट प्रेजेंट इन योर पेरिटोनियल कैविटी. पेरिटोनियल फ्लूइड कितना होता है, कितना होता है, 45, 35 टू 25 से 30. सो इट शुड बी लेस देन 50 ml. द पेरिटोनियल फ्लूइड शुड बी लेस देन 50 ml. 50 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद अगर इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, असाइटिस. दैट इज नोन एज असाइटिस. अब वो फ्लूइड क्यों एक्स्ट्रा होगा, सो ये ब्लड वेसल्स, इसके अंदर एक प्रेशर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन बनाता है, तो जितने भी सोल्यूट्स है ब्लड में वो सारे क्या बनाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. उसमें मेन कंपोजिशन किसका है, प्लाज्मा प्रोटीन. और प्लाज्मा प्रोटीन में मेन कौन है, एल्बुमिन. अब हम बात कर रहे हैं एल्बुमिन को बनाता कौन है, एल्बुमिन कौन बनाता है, लीवर. लीवर बनाता है एल्बुमिन. दिस इज द कंडीशन. प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है, अभी मैंने 5 मिनट पहले पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर. लीवर इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंजाइम्स. अभी पूछ रहा हूं कि एल्बुमिन कौन बनाता है, तो आपको सोचना पड़ेगा एल्बुमिन. एल्बुमिन इज अ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एंड ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर ओनली. लीवर बनाता है. जब लीवर डिजीज है तो लीवर ये प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और उसकी वजह से फ्लूइड, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पुलिंग प्रेशर है. जब पुलिंग नहीं होगा तो फ्लूइड सारा लीक आउट होगा और कहां जाएगा, आपके पेरिटोनियम में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एसाइटिस. सो ये कॉमन आपको देखने को मिल सकता है. Each skin, जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो बिलिरुबिन आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा. बिलिरुबिन will deposit under the skin and person will have itching again and again. So when person is having excessive itching, the nurse responsibility is important is short nail. nail जो है वो क्या रखना है, पर्सन के शॉर्ट रखना है, ताकि itching भी करे तो ज्यादा इंजरी ना करे. एंड स्किन के ऊपर क्या अप्लाई करना है, इमोलिएंट या मॉइस्चराइजर है वो आपको लगाना है. नेक्स्ट हो गया, बता दे इसको. Diagnostic evaluation or the diagnostic test associated with liver cancer. First we will go for the imaging study, and in imaging study the important test is USG ultrasound. Often the first imaging test used to detect liver abnormalities. एक क्वेश्चन होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, एक क्वेश्चन होता है अर्ली डिटेक्शन, एक क्वेश्चन होता है फर्स्ट टेस्ट. तो लीवर में कोई भी एब्नॉर्मलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे. अल्ट्रासाउंड जो है आपको सबसे पहले बताएगा साइज ऑफ द लीवर. जब भी डिजीज लीवर होगा तो लीवर का साइज सबसे पहले बढ़ेगा. आइदर लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, कैंसरस लीवर और एनी टाइप ऑफ लीवर एब्नॉर्मलिटी, द लीवर साइज विल एनलार्ज. सो वो आपको मिलेगा यहाँ पे. देन वी विल गो फॉर द सीटी स्कैन. सीटी स्कैन विल कंफर्म the extent of tumor, कहां तक स्प्रेड हो चुका ट्यूमर. so it provide detailed cross sectional images of the liver and can help determine the दिखा यहाँ पे extent of cancer. ट्यूमर कहां तक फैल गया है उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीटी स्कैन. so we will go for the USG or you will go for the CT scan. कंफर्म करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, बायोप्सी. for the liver problem we will go for a specific type of biopsy procedure which is known as, क्या करते हैं, फाइन नीडल करते हैं, ट्रू कट बायोप्सी. सुना है, ट्रू कट बायोप्सी भी नहीं सुना आप लोगों ने, ट्रू कट बायोप्सी नीडल सुना है, ये भी नहीं सुना है. ट्रू कट बायोप्सी नीडल नहीं सुना है तो क्या करें अब आपका. पिक्चर तो मैंने बहुत बार दिखाया होगा. एक नीडल होता है आगे और पीछे एक हैंडल होता है, उसके एक बटन होता है, ऐसे कहते हैं. और नीडल भी है पर अभी ऊपर पड़ा है, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको. ट्रू कट नीडल बायोप्सी नीडल होती है, और ये बायोप्सी नीडल हम यूज करते हैं लीवर बायोप्सी लेने के लिए. तो जब भी आपको लीवर बायोप्सी लेना है कौन सी नीडल यूज करेंगे, ट्रू कट बायोप्सी नीडल. नीडल अभी मैं कल दिखाऊंगा, मेरे पास ऊपर पड़ा है ट्रू कट बायोप्सी नीडल. और इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, लीवर राइट साइड में होता है, तो पहले पेशेंट को जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देंगे. और पेशेंट की जो पोजीशन है इसमें हमें क्या करना है, इधर वाले एरिया के नीचे एक पिलो रख देना है, ताकि हेड एंड और फीट एंड दोनों थोड़ा ऐसे हो जाए. पेशेंट को क्या रखना है, लेटरल पोजीशन, और थोड़ा सा कुछ ऐसा पोजीशन बनाना है. ऐसा बनाने से क्या होगा, ये जो पार्ट है ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा. जब ओपन होगा तो आप इजीली लीवर को क्या कर पाएंगे, पाल्पेट कर पाएंगे. और फिर जहां लीवर है उसके अंदर क्या करना है, नीडल को डायरेक्टली पंक्चर करना है. पंक्चर करके उस पर एक बटन होता है, इसको दबाने से वो बटन आगे नीडल को प्रेस करेगा, टिश्यू को उसमें होल्ड करेगा, और बटन आते ही वापस टिश्यू आपके नीडल में आ जाएगा और आप नीडल को बाहर निकाल देंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रू कट बायोप्सी नीडल. जब भी लीवर बायोप्सी की बात होती है, आई थिंक ये हो गया, अगली स्लाइड पे लिखा होगा उसी को मैं बताता हूँ. यहाँ पे एमआरआई हम कर सकते हैं और एंजियोग्राफी, ओके इसमें नहीं लिखा, ठीक है. बायोप्सी जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे, आगे लिखा होगा तो देख लें एक बार, आगे लिखा तो नहीं है कहीं, ब्लड टेस्ट इतना सारा लिखा, बायोप्सी नहीं लिखा. हाँ है, क्यों नहीं इतना, बायोप्सी. सो जब भी आप बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी कैसे लेना है, तो अगला लिख दो आप, थर्ड क्या है, बायोप्सी. बायोप्सी के लिए क्या करना है, कौन सी, ट्रू कट बायोप्सी. इट्स नॉट ट्रू, TRUE नहीं है, ट्रू TRU, ट्रू कट बायोप्सी. और निडल कौन सी होती है, तो उसका नाम भी क्या है, ट्रू कट बायोप्सी निडल. नेक्स्ट, जब हम बायोप्सी लेंगे तो इस पे कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि जब आप लीवर बायोप्सी के लिए जाते हैं तो कौन सा ब्लड टेस्ट आपको करना है. बिफोर सेंडिंग द पेशेंट टू द लीवर बायोप्सी व्हिच ब्लड टेस्ट इज शुड परफॉर्म. क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. तो जब भी आप लीवर बायोप्सी के लिए भेज रहे हैं पेशेंट को, तो उसके साथ में हमेशा कोगुलेशन स्टडी होना चाहिए. कोगुलेशन स्टडी, कोगुलेशन स्टडी का मतलब पीटी, INR, एपीटीटी, सॉरी एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप. सो ये जो टेस्ट होते हैं इनको बोलते हैं कोगुलेशन स्टडी. लीवर हमने अभी बोला था कि लीवर के अंदर क्या भरा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट ब्लड होता है. आप लीवर को पंक्चर करेंगे और अगर आपका कोगुलेशन जो है वो एब्नॉर्मल है, पीटी INR डीअरेंज्ड है, और ब्लीडिंग अगर स्टॉप नहीं होगा तो उतना सारा ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा. इसलिए हमेशा क्या करना है, प्री प्रोसीजर में ये टेस्ट करके भेजना है. पीटी INR कहां भेजते हैं ये टेस्ट को, कौन सी लैब में भेजते हैं, हेमेटोलॉजी में. हेमेटोलॉजी, इसका एक क्वेश्चन जो बहुत आता है बार बार, कौन सी वाइल में भेजते हैं, ब्लू टॉप वाइल में. ब्लू टॉप वाइल के साथ साथ में अगर एंटीकोगुलेंट पूछे तो सोडियम सिट्रेट. उसके अलावा इसका जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि जब भी आप इस ब्लू टॉप वाइल की बात करते हैं तो दिस ब्लू टॉप वाइल इज द मोस्ट क्रिटिकल
टू टेक्स्ट जब हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग करने में सबसे ज्यादा क्रिटिकल या फिर सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना होता है वो किस फाइल में रखना होता है? ब्लू फाइल के अंदर। अब ऐसा क्यों है? अरे रुको भाई, बहुत सारे नए आए हैं, उनको मुझे थोड़ा थोड़ा पूछने दो ताकि वो भी हमारे साथ थोड़े क्या हो जाए। कल मैंने बोला था जितने भी नए आए हैं उनके नंबर क्या होने चाहिए? पुराने वालों से ज्यादा आने चाहिए। कब? जब हम ट्यूसडे का टेस्ट लेंगे। पुराने जो रहेंगे इनके नंबर, और आप जितने भी नए आए हैं उनके मार्क्स क्या होने चाहिए? ज्यादा। लिस्ट के अंदर टॉप सारे किसके आने चाहिए? नए वाले। पुराने वालों को आपको नीचे धकेल देना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट के अंदर वही क्वेश्चन आएंगे जो आप 6 दिन तक पढ़ोगे। कल से लेके मंडे तक जो क्लास होगी उसी का टेस्ट पेपर होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा तब आपका टेस्ट पेपर होगा, और कल से जो स्टार्ट होगा तब से लेके ट्यूसडे तक, जो मंडे तक जो भी आप पढ़ाई करोगे उसका पेपर होगा। तो इनके लिए भी वो नया ही होगा, आपके लिए भी नया होगा। बस आपका ब्रेन माइंड अभी क्या है? फ्रेश है, नया है, आपके पास ज्यादा माइंड है, तो आप लोग इनसे नंबर क्या लेके आओगे? ज्यादा। ये मोस्ट क्रिटिकल क्यों है इसका रीजन? बिकॉज जब हम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं तो इससे हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? कोएगुलेशन, यानी ब्लड कितने टाइम में कोएगुलेट हो रहा है उसका टेस्ट करने वाले हैं। और अगर हम बात करें इस वाइल में तो हमने इसमें क्या मिला रखा है? एंटी एंटी कोगुलेंट। सो वाइल के अंदर ब्लड ब्लड में एंटीकोगुलेंट, और हम उससे टेस्ट कौन सा करेंगे? कोएगुलेशन स्टडी का टेस्ट करेंगे। अगर आपने जो वाइल के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है उसका जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो कोएगुलेशन स्टडी करते हैं। द लेबोरेटरी पर्सन विल do the test for this coagulation study according to the fixed ratio. जो रेशो रहेगा वो रहता है 1:9. If 1 ml sodium citrate is added in the vial, then you should add 9 ml of blood. You should add only the 9 ml. So total amount is 10 ml. अगर आपने 1 ml कोगुलेट था और उसमें सिर्फ 5 ml ब्लड मिलाया, then this ratio will 1:5 हो जाएगा। एंड वो टेस्ट किसके अकॉर्डिंग रहेगा? 1:9 के अकॉर्डिंग, और आपका रिजल्ट क्या आएगा? गलत। इसीलिए अगर आपने कभी हॉस्पिटल में काम किया है एंड इफ यू सेंडेड अ सैंपल इन ब्लू वाइल, एंड अगर आपने सैंपल प्रॉपर उस वाइल के अकॉर्डिंग फिल करके नहीं भेजा तो दे विल रिटर्न द सैंपल टू यू, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। एंड द रीजन इज बिकॉज दिस वाइल रिक्वायर्ड अ फिक्स्ड रेशो 1:9, और उसके अंदर उतना ही अमाउंट का एयर भरा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सैंपलिंग करते हैं तब निडल से निकालते हैं सैंपल इतना बड़े वाइल में, सैंपल वो सिरिंज में, और फिर सारी वाइल में थोड़ा थोड़ा डालते हैं। तो ढक्कन सबके क्या कर देते हैं? ओपन, वाइल का केप होता है उसको निकाल देते हैं। जब आप टॉप को ओपन कर देंगे तो उसके अंदर जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है। नाम ही क्या होता है उसका? वैक्यूम टेनर। वैक्यूम टेनर का मतलब वो उसके अंदर वैक्यूम है, उसको जितना ब्लड चाहिए उतना वो सक कर लेगा, आपको उसमें पुश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कभी भी। बट हम लोग तो डायरेक्ट कैनुला से ले रहे होते हैं, सिंपली टेनर लगाया वहीं पे वाइल नीचे लगा के ऐसे ले रहे होते हैं, होता है ऐसे लेते हैं। आई नो, आई हैव एवरी एक्सपीरियंस कैसे कैसे क्या होता है। और पता ही नहीं कहां तक भरना है, वो दूसरा वाला बोल रहा है बस बस भर गया, फिर नीचे रेड हो रहा होता है, बहुत सारा नीचे भी गिरा होता है, वाइल पूरी लाल हो जाती है खून से, पूरी ब्लड से भर गई, हाथ पूरे भर गए, वाइल में पूरा ढक्कन दबाते फिर वो पिचकारी और निकलती है, एक्स्ट्रा भर गया होता है ब्लड। सो ऐसा ना करें। मोस्ट क्रिटिकल कौन सा है? तो आंसर क्या है? ब्लू टॉप फाइल इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर सैंपलिंग, और इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है रेशो का, 1:9 का रेशो आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट, आफ्टर बायोप्सी, बायोप्सी होने के बाद में, आफ्टर द बायोप्सी कंप्लीट होने के बाद में क्या करेंगे? सो जब हम बायोप्सी परफॉर्म करेंगे दैट टाइम यू शुड गिव द पेशेंट, जो आपका राइट साइड है वो आप रहेगा, लेफ्ट साइड शुड बी इन द डाउन साइड, जिसको हम बोलेंगे राइट लेटरल पोजीशन दे दिया जब आपको बायोप्सी लेना है। लेकिन जब हम बायोप्सी एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आफ्टर बायोप्सी द पेशेंट शुड इन विच पोजीशन? द पेशेंट शुड बी इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो उल्टा है, दिस इज राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। इधर आपका क्या है? लीवर। सो जब हम बायोप्सी करेंगे तो राइट साइड को क्या रखना है? अप रखना है, सिंपल सा। जब हम प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे तो इसको क्या कर देना है? उल्टा करना है। सो जब आप उल्टा कर देंगे तो लीवर किधर जाएगा? इधर, और ये क्या हो जाएगा? राइट, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। उसका पर्पस क्या है? हमने यहाँ पे क्या किया? पंक्चर किया है, और पंक्चर साइड से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग। तो हम क्या करेंगे? एक पिल्लो रखेंगे और पिल्लो के ऊपर पेशेंट को लेटा देंगे, राइट साइड जो है उसको लोअर साइड में रख देंगे, तो उससे एक प्रेशर पुट होगा, और प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग जो है क्या होगी? स्टॉप। सो ये हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग सैंपलिंग और ड्यूरिंग बायोप्सी, राइट साइड शुड बी इन द अप साइड, एंड आफ्टर प्रोसीजर द राइट साइड शुड बी इन द डाउन साइड। क्लियर? नेक्स्ट, सो ये लिख लो, लीवर बायोप्सी, दिस इज द टिपिकली डन टू कंफर्म द लीवर कैंसर। तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर लीवर कैंसर पूछे तो आंसर है आपका लीवर बायोप्सी इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द लीवर कैंसर। तो कल एज यूजुअल 2:30 PM पे आपको आना है, 2:30 बजे, और पढ़ के आएंगे जो टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है? नहीं पढ़ के आओगे तो फिर मैं नए वालों के सामने पुराने वालों को क्या करूंगा? बहुत ज्यादा समझदार हो आप लोग, तुरंत समझ जाते हो, मुझे बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप लोग इसलिए क्या करके आएंगे? पढ़ के आएंगे, ठीक है? यस। नेक्स्ट, इसके अलावा जो 2-3 और थे वो पीछे रह गए थे वो भी लिख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है? एमआरआई। एमआरआई इज एन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग व्हेन यू रिक्वायर डिटेल्ड पिक्चर। जब हम सीटी स्कैन की बात करते हैं तो सीटी स्कैन इज लेस डिटेल्ड पिक्चर्स होती है वो आपको मिलती है, एंड इट इज एन क्विक टेस्ट जो आपको मिलेगा सीटी स्कैन में। व्हेन यू रिक्वायर्ड मोर डिटेल्ड पिक्चर्स लाइक अबाउट द वेसल्स, अबाउट द बाइल डक्ट, एवरीथिंग इनसाइड द लिवर, जो डिटेल में आपको रिक्वायर्ड है, तो फिर हम क्या जाएंगे? एमआरआई के साथ में। सो पर्टिकुलरली यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिवर ट्यूमर्स एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट लीजन। वी विल गो फॉर द एंजियोग्राफी। एंजियो मींस वेसल्स एंड ग्राफी मींस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो जो लीवर की हेपेटिक वेसल्स हैं उनके साथ हम क्या करेंगे? ग्राफिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो एंजियोग्राफी भी आप कर सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे दैट एग्जामिन द ब्लड वेसल्स इन लीवर एंड कैन बी यूज्ड टू प्लान ट्रीटमेंट। तो एंजियोग्राफी में क्या करना है? सिंपली डाई देना है पेशेंट को, डाई लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसका एक्सरे करेंगे, या फिर हम बहुत बार विद स्कोप जो होता है वो भी डाल सकते हैं, और उसके थ्रू भी आप ग्राफिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। कल बताया था डाई वाला मैंने, फ्लोरोस्कोपी याद है? ईआरसीपी जो हमने किया था, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रेटोग्राफी। तो पहले हम स्कोप डालेंगे और फिर उसके थ्रू क्या देंगे? डाई देंगे, और फिर क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। तो फ्लोरोस्कोपी भी आप वहां पे कर सकते हैं। सो दिस इज एमआरआई एंड एंजियोग्राफी।
क्लियर है? यस, डाई में डाई के लिए एंटीकोगुलेंट का होल्ड नहीं है। जब हम डाई देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो टेस्ट कर रहे हैं, इसकी हम बात करते हैं। जैसे अगर आप एंजियोग्राफी कर रहे हैं हार्ट की, किसी के भी पार्ट लीवर की कोई भी एंजियोग्राफी करें, तो वहां पे हम क्या करते हैं, व्हाइट बोर कैथेटर जो है वो पुट करते हैं, लाइक या तो फीमोरल कैथेटर या फिर आपका ये रेडियल कैथेटर हम पुट करेंगे। और वो जो व्हाइट बोर कैथेटर होगा उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, पर्सन के अंदर जो अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हेपारिन पे है या वारफारिन पे है, तो उसको विथ होल्ड करेंगे 2 to 3 डेज, 48 to 72 आवर्स पहले। सो आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर ब्लीडिंग नहीं होगा। नॉर्मली अगर आप सीटी स्कैन करने जा रहे हो और वहां पे आप डाई दे रहे हैं, लाइक सीटी स्कैन एमआरआई करनी है और वहां डाई दे रहे हैं, तो वहां पे कोई भी हम इतना मेजर कैथेटर पुट नहीं करेंगे, वहां जस्ट डाई लगाएंगे, या तो ओरल कॉन्ट्रास्ट या फिर आईवी कॉन्ट्रास्ट लगाएंगे और उससे सीटी स्कैन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, अगर आप इसमें कैथेटर डाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अगर कैथेटर नहीं डाल रहे तो फिर होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज अल्फा फीटोप्रोटीन एपी। यस, नहीं लिखा और नहीं लिखा, फिर क्या पूछ रहे हैं? यस सर बोल रहे हैं, पता नहीं आप क्या कहते रहते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन और एएफपी, सो इट्स अ लीवर प्रोटीन जो लीवर बनाता है, और अगर इसका एक्सेसिव अमाउंट है, दैट प्रोटीन दैट इज ऑफन एलिवेटेड इन पेशेंट विद लीवर कैंसर, पार्टिकुलरली एचसीसी, हेपेटो सेलुलर कैंसर और कार्सिनोमा। एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए कौन सी लैब में भेजना सैंपल को, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, लीवर फंक्शन टेस्ट कर कौन सी लैब में और कौन सी वाइल में, रेड वाइल, येलो वाइल। सो जब हम बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट स्टडीज, ये सारे जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट होते हैं सीरम के टेस्ट। किसके टेस्ट होते हैं? सीरम टेस्ट होते हैं। इनमें कोई ब्लड सेल्स नहीं चाहिए हमें, टेस्ट किसका है ये? सीरम का। और अगर आपको सीरम टेस्ट करना है तो फिर सीरम के लिए ब्लड को क्या करवाना पड़ेगा, क्लॉट करवाना पड़ेगा। जब क्लॉट होगा तो जो क्लॉट है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, सीरम। और क्लॉट करने के लिए किसी तरह का कोई भी एंटीकोगुलेंट वाइल के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी तो क्लॉट होगा। सो वी रिक्वायर्ड प्लेन वाइल। कौन सी वाइल चाहिए? प्लेन वाइल। प्लेन वाइल की बात करें तो दो टाइप की होती है। प्लेन वाइल इज हैविंग टू टाइप्स, वन इज रेड, वन इज येलो। सो आप एलएफटी को, एक एफटी को दोनों वाइल में बेच सकते हैं, रेड में भी बेच सकते हैं, येलो में भी बेच सकते हैं, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, दोनों सेम काम करती है। द फर्स्ट डिफरेंस इज रेड वाइल इज सस्ती, येलो वाली इज महंगी। चीप ड्रग है ये, सस्ती वाली है रेड, और येलो वाली जो थोड़ी कॉस्टली होती है। उसका रीजन, रेड वाइल जो है जब कोगुलेट होगा तो यहाँ पे नेचुरली कोगुलेशन होगा, नेचुरल, यानी जितने टाइम में ब्लड कोगुलेट होता है उतने में ही होगा। बट जब हम येलो वाइल की बात करते हैं तो येलो वाइल के अंदर एक स्पेशल जेल होता है। अगर आपने कभी देखा हो तो इसके अंदर क्या होता है, जेल होता है। और उस जेल को जो हम बोलते हैं सीरम सेपरेटिंग जेल, और इस वाइल को बोलते हैं एसएसटी वाइल। इसका नाम क्या है? एसएसटी, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, दैट इज एसएसटी। येलो जो होती है वो होती है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, जिसके अंदर क्या होता है, आपने अगर कभी वाइल भी देखा तो उसके नीचे एक जेल होता है। वो जेल क्या करता है, आपके वाइल में ब्लड को क्विकली कोगुलेट करता है। जो कोगुलेशन का एक नॉर्मल टाइम जो होता है उससे पहले कोगुलेट करवाएगा, और जल्दी से सीरम को क्या कराएगा, सेपरेट करेगा, उससे आपका रिजल्ट फास्ट मिलेगा आपको। दिस इज ऑल द डिफरेंस। अदरवाइज यहाँ भी आपका कोगुलेशन तो होगा नेचुरली, पर उसके लिए आपको उसको रखना पड़ेगा 5-10 मिनट्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर सीरम आएगा, नीचे आपका आएगा, और टाइम लगेगा। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो कौन सा है, येलो वाइल। So these assess the liver ability to produce proteins and process waste product, helping to evaluate the extent of liver damage. तो LFT liver काम कर रहा नहीं कर रहा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, LFT या liver function test। क्लियर? तो ये सारे क्या हो गए आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट। मूव करें, ये चेयर इधर का आज बैठने के लिए। नेक्स्ट, हटा दे। तो ट्यूसडे पेपर सबके लिए मान लो पहला पेपर है, सब मान लो नए हैं, और सबको मान लो टॉप आना है। यस, और सबको अच्छे नंबर लेके आने हैं। इफ यू ब्रिंग अबव 90 मार्क्स, अगर 90 या 90 से अबव, 90 भी होगा तो भी चलेगा। इफ यू ब्रिंग 90 और अबव 90, तो कल ही मैंने बोला था आपको क्या है आपके लिए, सबको गिफ्ट मिलेगा, ये को नहीं सबको। बट नंबर कितने लाने, 90 और अबव 90 बस। मतलब सिंपल सा कंडीशन है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता कि सिर्फ 6 दिन जो आप पढ़ोगे, दो ही सिस्टम या दो ही टॉपिक चलेंगे, एक साइकेट्रिक चलेगा और दूसरा, अगर मोस्टली प्रोबेबिलिटी मैं रेनल सिस्टम स्टार्ट करूंगा, 90% प्रोबेबिलिटी यही है, 10% में कुछ और भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो जो भी होगा, व्हाटएवर सब्जेक्ट और व्हाटएवर टॉपिक विल स्टार्टेड, वही चलेगा 6 दिन तक। उन दोनों को पढ़ के आना है और उसी में से एमसीक्यू आएंगे, और आपको नंबर कितने लाने, 90 और 90 अबव। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हो। बायोप्सी पहले हो गया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो लीवर कैंसर के अंदर जो मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, प्राइमरी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बिकॉज लीवर में कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बहुत, जैसे कल हमें इंटेस्टाइन की लेंथ बढ़ गया, कितनी होती है, किसी ने नहीं पढ़ा सर, हमें टाइम ही नहीं मिला। टोटल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन 5 to 7 मीटर, 6 है 7 मीटर। सो ये ऐसा तो कल भी यही था, 5 6 7 9 पता नहीं क्या क्या था जो मैंने बोला था घर पे जाके पढ़ के आना, ये क्वेश्चन दिया था। अब यही क्वेश्चन आपके नोट सेट में आएगा और आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने। मैनेजमेंट है, लीवर के मैनेजमेंट की बात करें तो प्राइमरी मैनेजमेंट यहाँ पे सिर्फ क्या पॉसिबल है, सर्जिकल। लाइक इंटेस्टाइन की बात करें, बहुत बड़ा इंटेस्टाइन इतना लंबा है, कितना है वो आप बताओगे तभी पता चलेगा। इतना लंबा है, उसमें से इतना पार्ट निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लीवर इतना सा है, उसी को निकाल दिया, पीछे क्या होगा। सो लीवर में हमारे पास ऑप्शन एक ही होता है, सर्जरी। सर्जरी दो टाइप से हो सकती है, वन इज टोटल, सेकंड वन इज पार्शियल।
इफ यू आर गोइंग फॉर पार्शियल सर्जरी, हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या कर सकता है, रीग्रो कर सकता है, वापस रीजनरेट हो सकता है. सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्शियल हेपेटेक्टोमी, तो वहां पे ठीक भी हो जाएगा और वापस ग्रो भी कर जाएगा. बट अगर हम लीवर जो है टोटल निकाल रहे हैं, पूरा कंप्लीट हेपेटेक्टोमी कर रहे हैं, टोटल हेपेटेक्टोमी कर रहे हैं, तो वहां पे लीवर बचा ही नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा. सो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. तो अगर कभी मौका मिले तो लीवर भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है. जब हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो लीवर का एक ही लोब लिया जाता है, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट लॉब, और वो एक ही लोब जो है ट्रांसप्लांट होगा दूसरे पर्सन में. तो आपके पास एक लोब है और वापस क्या हो सकता है, लीवर रीजनरेट हो सकता है, तो दोनों में लीवर बन जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो लीवर क्या करे, फ्री में दे दो भाई, उसको रिक्वायरमेंट कोई बात नहीं, पर दे दो. नेक्स्ट. अरे देने की बात जो मैं बोलता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए आपका लीवर सिर्फ आपकी फैमिली में काम आ सकता है, दूसरों को आप देने जाओगे तो भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मैच करें. तो इसलिए आपकी फैमिली वालों को तो दे सकते हो, और लेगा कौन, जो आपसे बड़ा है, बड़ों को तो दे सकते हैं. छोटे का खराब पहले थोड़ा होगा, है ना, छोटा स्टार्टिंग से ही बोतल अल्कोहल कर रहा है, तो पॉसिबल है कि उसका पहले खराब हो जाए. यस, लाइक मदर जो है प्रेगनेंसी के अंदर फुल, हाँ, सुबह शाम वो ड्रिंकिंग बिहेवियर, तो फिर जाके बच्चे को क्या मिलता है. आप ध्यान रखिए, जो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी बाइस्ड मेम्ब्रेन. ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन उन सब्सटेंसेस को ट्रांसफर नहीं होने देती जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बट इट अलाउ दोज मॉलिक्यूल which is very harmful for others, like glucose. The biological membrane does not allow the glucose to move from one part to another part. मदर से ग्लूकोज बेबी में नहीं जा सकता डायरेक्टली, उसको ट्रांसफर करने के लिए इनडायरेक्टली आपको रिसेप्टर के साथ भेजना पड़ता है. ग्लूट1 याद होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, उसके थ्रू जाना है. लेकिन अल्कोहल ऐसे डायरेक्ट भाग के बच्चे में चला जाता है, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं. और इसी वजह से अगर मदर अल्कोहल ड्रिंक करती है प्रेगनेंसी में, तो बच्चे को भी क्या होती है, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, जब बच्चा बॉर्न होता है. बेबी विल क्राई नॉट फॉर मिल्क, ही विल क्राई फॉर अल्कोहल, ही नीड अल्कोहल ड्रिंक नाउ. उसको बोतल में क्या चाहिए, ड्रिंक चाहिए, क्योंकि बच्चे को माँ ने 9 महीने तक क्या दिया है, अल्कोहल. उसको क्या हो गई है, हैबिट हो गया, हैबिचुअल हो गया है, और उसको अब अल्कोहल के बिना मजा नहीं आएगा. तो इसलिए अल्कोहल ऐसा सब्सटेंस है जो हर जगह प्रॉब्लम करता है. आरटीसीटी, आरटी यानी रेडिएशन, एनसीटी मतलब कीमोथेरेपी. सर्जिकल मैनेजमेंट में इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और सर्जरी जो हम करेंगे उसमें पार्शियल हेपेटेक्टोमी एंड टोटल हेपेटेक्टोमी जो है वो हम कर सकते हैं. लिख लिया, मूव करें. नेक्स्ट. अरे आरटीसीटी सर्जरी, तीन वर्ड लिखना है उसमें भी सर. ये बताता है कि आप कितना गेन करते हो, आपका इमीडिएट मेमोरी कितना है. इमीडिएट मेमोरी में ऐसा होना चाहिए कि 2 घंटे तक नहीं लिखूंगा और उसके बाद सारा बैठ के ऐसे 2 मिनट में लिख दूंगा मैं सब कुछ, ऐसे सब याद रहेगा. ऐसा इमीडिएट मेमोरी रखना है आपको, है सर. नहीं लिख सकते, चलो कोई नहीं, आगे चले. नेक्स्ट. मैनेजमेंट में पहला मैनेजमेंट क्या है, पार्शियल हेपेटेक्टोमी. सो ये लीवर है आपका, और इसका जो पार्शियल पार्ट, जैसे यहाँ पे कैंसर था, इस पार्ट को काट के क्या करेंगे हम, हटा देंगे. दिस इज नोन एज पार्शियल हेपेटेक्टोमी. Involve the surgical removal of the tumor along with a portion of liver. This is an option for patient with good liver function and early stage cancer. तो पार्शियल हम कब कर सकते हैं, जब लीवर अच्छे से काम कर रहा है, अभी भी उसका फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, एंड एक पार्ट लीवर का पार्ट है उसी में कैंसर है, कंप्लीट पूरा इन्वॉल्व नहीं है, छोटा सा पार्ट है उसमें क्या है, कैंसर है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं पार्शियल हेपेटेक्टोमी के साथ. और मोस्ट ऑफ द कैंसर जो आते हैं लीवर के, जब हम देखते हैं तो जो भी लीवर के पेशेंट्स आते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो सारे अल्कोहलिक होते हैं. और कैंसर तो बाद में होता है, उससे पहले उनका फंक्शन अल्टर्ड हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर फंक्शन कंप्लीटली अल्टर्ड होता है. सो उन पेशेंट्स में पार्शियल हेपेटेक्टोमी कोई बेनिफिशियल नहीं होता है. तो उनके पास सिर्फ क्या बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, क्या ऑप्शन बचता है, लिवर ट्रांसप्लांट. लीवर लेंगे वो दूसरे से और फिर वापस खराब करेंगे, और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होगा. लिख लिया, मूव करें. नेक्स्ट. तो कल जो है आपको पढ़ के आना है साइकेट्रिक नर्सिंग. सर विल टीच यू अबाउट साइकेट्रिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज साइकेट्रिक, एंड जो भी इंट्रोडक्शन है वो जॉन क्रिस्टियन रेल से आपको पढ़ना है. रेल कब आई थी, no, मुझे साइकेट्रिक नहीं आता है, सर विल टीच यू द साइकेट्रिक. जॉन क्रिस्टियन रेल साइकेट्रिक के एक बहुत बड़े पर्सन थे, जिन्होंने 1808 के अंदर एक डिस्कवरी करी थी. क्या दिया था, वर्ड साइकेट्रिक जो है, जो बताया था, तो वो आपको कल पढ़ाएंगे सर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सर पढ़ाएंगे. मैनेजमेंट, टोटल लीवर डिसेक्शन किया तो हम क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट. हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट इज अ मेजर प्रोसीजर, और इसके करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं. तो फर्स्ट थिंग इज यू रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल. आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होता है. विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, लाइक हर हॉस्पिटल के पास एक लिस्ट होती है, आपने अगर कुछ फिल्म में देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि उसको बोलते हैं आपके इतने नंबर पे वेटिंग है, आपका इतना नंबर पे वेटिंग है. सो वो जो लिस्ट होती है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट होती है, और कोई भी पेशेंट आएगा जिसको जो भी ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसका नाम उसमें ऐड होगा, और उसी प्रायोरिटी बेसिस पे पेशेंट्स को कॉल किया जाएगा. आप ऐसा नहीं कि मेरा रिलेटिव इसका आज पहले कर दो, बाकी का बाद में देखेंगे, नहीं. लाइक जैसे हम ग्रोथ में हम यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट एंड किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो दोनों किए जाते हैं. हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है, बाकी लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं. तो किडनी ट्रांसप्लांट का तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वो तो बहुत कॉमन हो रहा है और उसमें बहुत ऑर्गन भी मिल जाता है, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट बहुत रेयर मिलता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है. और जो भी डोनर होता है वो भी बहुत सोचता है अपने बारे में, मेरा क्या होगा, ये सोचता है वो मेरा क्या होगा आगे जाके, मेरा लीवर निकालेंगे मैं कैसे जिंदा रहूंगा, पिताजी पता नहीं कितने साल के रहे हैं और मैं भी इनके पास. तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है, बट उनको जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, समझाते हैं, तो मिल जाता है. और सेकंड ऑप्शन होता है केडेवर डोनर. केडेवर यानी नॉट डेड, ब्रेन डेड. केडेवर डोनर डेथ होने के बाद नहीं ले सकते, ब्रेन डेड वाले पर्सन का क्या कर सकते हैं, हम लीवर ले सकते हैं. लाइक एक रिसेंटली जो लास्ट डोनेशन हमने किया था, एक फीमेल ने बताया, पहले भी नाम तो मैं भूल गया उसका, पिस्नोई थी कोई. तो वो 25 या 25 ईयर ओल्ड लेडी थी, जिसका एक्सीडेंट में डेथ हुई, एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो गया था, और उसका लीवर, किडनी और हार्ट तीनों ट्रांसप्लांट किया गया था. तो लीवर यहीं पे किया था, एक किडनी भी यहीं किया था, एक किडनी और एक हार्ट जयपुर भेजा था एसएमएस के अंदर. तो वो डोनेशन
कर सकते हैं इन भाई साहब के लिए जो लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज लीवर विद अ हेल्दी लीवर फ्रॉम ए डोनर, दिस इज ऑफन कंसीडर्ड फॉर द पेशेंट विद अर्ली स्टेज कैंसर एंड सिरोसिस। क्लियर है लीवर ट्रांसप्लांट। जब लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे तो कुछ मैचिंग आपको करनी होती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट मैचिंग इसको हम बोलते हैं एचएलए टेस्टिंग। एचएलए इज द ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, दिस इज एन एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन। सो ये टेस्ट जो है आपको करना होता है और ये प्राइमरी मैच होना चाहिए, बाकी मैच नहीं भी करे तो हम स्टेरॉइड्स देके उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके बचा सकते हैं, पर एचएलए टेस्टिंग करेंगे, अगर वो मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, डोनेशन कर सकते हैं। तो एचएलए टेस्टिंग आपको कर, उसके अलावा अदर ग्रुपिंग करना है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर मेनली आपको क्या करना है, एचएलए टेस्टिंग तो मैच होना ही चाहिए 100%। क्लियर है ये लीवर ट्रांसप्लांट कर लोगे अब? यस सर, जोधपुर एम्स नहीं कर सकता अभी तक और आप लोग कर लोगे है? लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए हर एक हॉस्पिटल को एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए होता है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है नॉर्थ में बैठने के लिए कि आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जीएनएम है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस विद आरएन और आरएम नंबर आपके पास होने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट अपने आप से सेल्फ से करना है तो उसके लिए आपको चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की 10 केस आपको मिनिमम लीवर ट्रांसप्लांट के ऐसे हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के अंडर करना है जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। वो डॉक्टर की टीम आएगी, वो वहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाएगी, आपको बताएगी, असिस्ट करवाएगी आपको, और फिर आपको सिखा के जाएगी। और उन 10 केसेस में से मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 5 5 यानी 50% केसेस क्या होने चाहिए, सर्वाइवल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 कर दिए 10 ही मर गए फिर बोलो हमारा तो काम हो गया नहीं, उसमें सर्वाइवल रेट भी इंपॉर्टेंट है। सो सर्वाइवल रेट बताती है कि आप कितना केयर कर रहे हैं, आपके पास इंफेक्शन कंट्रोल के मेजर्स क्या क्या है, स्टाफ आईसीयू केयर कितनी कर पा रहे हैं, वो सारी इफेक्टिवनेस को बताते हैं सर्वाइवल रेट। फिर ट्रांसप्लांट तो कर दिया, लेकिन करने के बाद मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट इन्फेक्शन से बचाना, जो सबसे क्रिटिकल होता है, उसी से रिजेक्शन होता है सबसे ज्यादा। किसी को पता ही नहीं क्या केयर करनी होती है, पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है पता ही नहीं होता। इसीलिए जो लीवर ट्रांसप्लांट में या जो आईसीयू लीवर आईसीयू के अंदर ट्रांसप्लांट आईसीयू में स्टाफ होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लाइक दिल्ली का इंस्टीट्यूट आईएलबीएस, जानते हो आईएलबीएस? नहीं पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, इट्स ओनली फॉर लिवर। जो इंडिया का सबसे बेस्ट लिवर हॉस्पिटल अगर हम बात करें तो आईएलबीएस दिल्ली के अंदर, आईएलबीएस हॉस्पिटल लीवर का ही है। तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ से भी जो स्टाफ थे लीवर में उनको भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, ओटी से आईसीयू से भी स्टाफ को भेजते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग देके फिर ये स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। अदर मैनेजमेंट में एब्लेशन थेरेपीज, एब्लेशन बताया था पहले भी, एब्लेशन यानी क्या होता है एब्लेशन? अरे थोड़े दिन पहले तो बताया था, इलेक्ट्रिकल एब्लेशन, केमिकल एब्लेशन, नहीं बताया? एब्लेशन का मतलब टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना, एब्लेशन मींस टिश्यू डिस्ट्रॉय। आई थिंक अभी इसका क्वेश्चन भी आया था कुछ, क्या था एब्लेशन सर्जरी क्या होता है? ओके, क्या लिखा फिर आप लोगों ने, क्या होता है बताओ फिर? अरे मैंने पढ़ाया था, सारांश में भी तो पढ़ाया था एब्लेशन, नहीं पढ़ाया? नहीं था, सारांश में था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैंने पहले भी कहीं ना कहीं तो केमिकल के साथ में मैंने पढ़ाया तो है कहीं, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। जहां ओंकोलॉजी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया वहां पे तो पूरा पढ़ाया है, आप लोगों का पता नहीं, सारांश में काट दिया हो तो बात अलग। बाकी एब्लेशन मींस जो ट्यूमर है उसको डिक्रीज करना, सप्रेस करना, साइज को कम करना, दैट इज नोन एज एब्लेशन। इसमें अलग अलग मेथड्स है आपके पास, इलेक्ट्रिकल एब्लेशन, केमिकल एब्लेशन जो हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आरएफए, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रेडिएशन। विद द यूज ऑफ रेडिएशन वी डिस्ट्रॉय द सेल्स, कैंसर सेल्स, use high energy radio wave to heat and destroy the cancer cells. नेक्स्ट इज माइक्रोवेव एब्लेशन, रेडिएशन उसके साथ में माइक्रोवेव्स होती है। माइक्रोवेव ओवन देखा होगा आप लोगों ने, देखा है? गर्म करता है वो, कैसे गर्म करता है वो, क्या होता है उसमें, व्हाट इज द मैकेनिज्म माइक्रोवेव ओवन? थर्मल, वेरी गुड। और कुछ, कैसे एनर्जी बनाता है माइक्रोवेव, कैसे हीट जनरेट करता है माइक्रोवेव? ओके, माइक्रोवेव के अंदर आपने रख दिया दाल का एक बाउल भर के रख दिया, सूखी दाल होती है ना, वो रख दी, और या पॉपकॉर्न रख दिया अंदर, जो आपका मेज आता है मक्का, वो रख दिया। फिर बाद में मैं उसके अंदर पॉपकॉर्न बनने के लिए रख दिया, पॉपकॉर्न बन जाएंगे? अगर हीट होती है तो पॉपकॉर्न बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? पॉपकॉर्न नहीं बनेंगे सर, चलो कोई दाल रख दो, सूखी दाल रख दो, वो पक जाएगी बिना पानी के? नहीं पकेगी। तो बेसिकली अगर माइक्रोवेव ओवन जो आप पढ़ते हो या जो आपका यूज करते हो आप घर पे, उसका प्रिंसिपल होता है द माइक्रोवेव ओवन विल गिव यू हीट बाय ब्रेकिंग H2O, जो वाटर होता है उसको ब्रेक करके वो हीट जनरेट करता है। एंड इसीलिए माइक्रोवेव ओवन में वही मटेरियल वार्म होगा जो वेट होगा, गीला होगा। वार्म जो थिंग्स है वो गीला जो है वही क्या हो सकती है उसमें, गर्म हो सकती है, सूखा गर्म नहीं होगा कभी। तो इसलिए चपाती में वाटर होता है तो उसको रखने से वो गर्म होती है, या अदर जो भी वेजिटेबल्स आप रखते हैं जिसमें पानी है वही क्या होगा वहां पे, गर्म होगा। होगा क्या उसमें, जो H2O होता है, H2O, ये ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में, सॉरी OH माइनस, और ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है इस रिएक्शन से क्या जनरेट होता है, हीट, और उसी से क्या होता है, गर्म होता है, वार्म होता है। इसीलिए आपने अगर ज्यादा देर तक रोटी रखते हो तो पापड़ बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि सारा पानी खत्म हो जाएगा, जो पानी होता है ना वो खत्म हो जाएगा। तो वो गर्म करना है, पर वेट चीज होनी चाहिए, उसको करना है। अगर ज्यादा ही सूखा है तो फिर साथ में एक पानी का बाउल रख दो अंदर, उस पानी से एनर्जी बनेगी और वो गर्म हो जाएगा। यस, नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव जो वेव्स है उनको आप यूज कर सकते हैं, सिमिलर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, बट यूज माइक्रोवेव टू जनरेट हीट। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वहां पे हार्म ज्यादा होता है, रेडिएशन जो है वो बॉडी के लिए ज्यादा डेंजरस है, लेकिन जो माइक्रोवेव है ये आपके डेंजरस थोड़ी कम होती है, और इसकी वजह से आप इनको क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रीफर कर सकते हैं, इनसे हीट जनरेट करके डिस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस क्लियर है ये, मूव करें आगे।
और लिख लिया। नेक्स्ट इज द केमिकल, इट इज नोन एज एथेनॉल। एमसीक्यू कभी कभी आ सकता है। एब्लेशन के लिए कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, एथेनॉल। जो का एथेनॉल है ये आप यूज करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, जो कैंसरस पार्ट है उसमें इंजेक्ट कर देंगे और ये केमिकल क्या करेगा, उस पार्ट की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दिस इज नोन एज परक्यूटेनियस एथेनॉल इंजेक्शन, पीईआई। ये भी किसका टाइप है, केमिकल एब्लेशन, इसको हम बोलते हैं केमिकल एब्लेशन। इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल एब्लेशन। इन्वॉल्व इंजेक्टिंग एथेनॉल डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए डायरेक्टली ट्यूमर में क्या करेंगे आप, यहाँ पे एथेनॉल इंजेक्ट करेंगे। दिस इज नोन एज केमिकल एब्लेशन। सो ओंकोलॉजी जो सिस्टम है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं, जब जो भी मेंस देने वाले हैं, और आई थिंक जो भी एग्जाम देखा है सबका मेंस होने वाला है, तो जो भी मेंस में बैठेंगे अपीयर करेंगे, ओंकोलॉजी सिस्टम को अच्छे से पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। एज ए नर्स आपकी प्रायोरिटीज जो है वो सारी देखने को आपको मिलेगी, तो अच्छे से पढ़ना है हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को। और बार बार आपको बोलते हैं कि आप लोग उन चीजों को लिख के लाया करो जो आपको समझ में नहीं आती। स्पेसिफिकली जो मेंस देने वाले हैं वो लोग तो कम से कम नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि जब हम अचीवर्स बेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं उनको कि सर ये पॉइंट जो है हमें थोड़ा कुछ लग रहा है, तो आप थोड़ा बता दें, एक्सप्लेन कर दें, हम वापस वहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपकी लिस्ट में होगी इस सिस्टम में, ये सिस्टम है, ये तो सारे लेके आए, कंसर्न टीचर उससे बात करेंगे और आपका उस डाउट को क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई डाउट ना रहे। यस, नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में लीवर के रिलेटेड जो मैनेजमेंट है ये सारा, ये तो आपको सब पता ही है। पेन मैनेजमेंट, पेन के लिए आपको एनालिसिस देना है, आप दे सकते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मैनेजमेंट ऑफ असाइटिस, जॉन्डिस एंड प्रोलाइटिस, इमोशनल सपोर्ट, एंड ऑफ लाइफ केयर एंड पोस्ट ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग। तो एज ए नर्स आपका रोल जो है, जब हम लीवर कैंसर की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैनेज करना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज ए पेशेंट हमारा जो रोल होता है वो होता है प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ पेन, दर्द। पेशेंट को पेन से वो सबसे बड़ा हमारा रोल है, दर्द नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सिर्फ कंफर्ट जोन जो है वो बना सकते हैं। ड्रग्स तो सिर्फ कौन बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा, तभी हम दे सकते हैं। बट आप कंफर्टेबल पोजीशन दे, एनवायरनमेंट को कंफर्ट बनाएं, स्टिमुलेट फ्री रखें, पेशेंट को डाइवर्सनल थेरेपी दे, इधर उधर करें, उससे पेन रिलीव होगा। और उसके साथ में जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है, ड्रग है, वो आप दे पेशेंट को। असाइटिस को प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एल्बुमिन आपको देना है। जॉन्डिस और प्रोलाइटिस होगा तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जॉन्डिस और प्रोलाइटिस के लिए स्किन मैनेजमेंट, नेल्स को सोल्व रखना है, इमोलेंट सप्लाई करना है। नेक्स्ट इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जब आपको कोई बोल दे कि आप किसी पर्सन के साथ है, या कोई हॉस्पिटल में पर्सन आता है और उसको बोल दे कि आप लीवर आपका क्या हो गया, गया, लीवर नहीं रहा, तो बेचारा पहले सोचता है अब मैं कैसे पीऊंगा, लीवर नहीं रहा तो मैं कैसे ड्रिंक करूंगा। उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ क्या, लीवर नहीं रहा आप कुछ भी करो, 4 दिन के ही मेहमान हो, 4 दिन में लीवर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आपकी मर्जी जो करना है। सो लीवर अगर हम बात करें, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और ये नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और जो लीवर प्रॉब्लम्स होती है वो सडन होती है। जैसे हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एक होता है साइड इफेक्ट और एक होता है एडवर्स इफेक्ट। सो साइड इफेक्ट्स आर प्रेडिक्टेबल, जो आपको पता है हो सकता है, वो साइड इफेक्ट प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स मोर डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल, जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने कॉमन ड्रग का एग्जांपल पढ़ा होगा, पैरासिटामोल, पीसीएम। पीसीएम लेने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट। पीसीएम ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो हाईएस्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी के अंदर आती है, और ये पीसीएम एक ऐसा ड्रग है जो इंडिया में बहुत कॉमनली बिकता है। आप देखेंगे रोज लोग लाखों करोड़ रुपए की पीसीएम खा जाते हैं, डेली डेली बेसिस पे खा जाते हैं। और पीसीएम जो है वो लिवर तो फेल करती है, बट बाकी सब कंडीशन में सेफ ड्रग है, प्रेगनेंसी में सेफ है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल को भी कुछ भी हो रहा है, पीसीएम खा जाती है, कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे में नहीं जाती है, सिर्फ लिवर में जाती है। बच्चे के लिवर में जाएगी, सिर्फ फीमेल के लिवर में जाएगी, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो प्रेगनेंसी में यूज होती है सिर्फ पीसीएम। पेट दर्द कर रहे हैं, क्या लोगे, घर जाते हैं पीसीएम। बुखार आ रहा है, पीसीएम। जुकाम हो गया, वहां चोक हो गया, सब में पीसीएम ले लो, सब ठीक हो जाएगा, रामबाण यही आप। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिटी में जाएंगे तो पैरासिटामोल दे दो, क्रॉसिन दे दो, पैरामोल दे दो, पैरासिप दे दो, डोलो दे दो, ये दे दो। गांव में गए तो हरे पत्ते की गोली दे दो, वो दे दो, बस वही उनका नाम है, हरा पत्ता की गोली, उनको भी पता है। वो दुकान पे जाके, वहां पे किराने की दुकान पे मिलती है पैरासिटामोल, तो कि पैरासिटामोल इन है, कंटेनर इसको कट करके रखते हैं ऐसे। कट करने से पता ये होता है कि पता नहीं चलता है कौन सी है, उनको बस वही कलर याद रखना है, हरे पत्ते वाली गोली दे दो। यस, तो ये पैरासिटामोल बहुत डेंजरस है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स की बात करें, लैरिंक्स इज ए वॉइस बॉक्स। जानते हो सब इसके बारे में? जो मैं स्पीच प्रोडक्शन कर रहा हूं, या आपका जो स्पीच निकल रहा है, इसके रेस्पॉन्सिबल पार्ट या ऑर्गन बॉडी का कौन सा है? लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ट्रेकिया के जस्ट टॉप के ऊपर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका लैरिंक्स। जो ट्रेकिया का जो सबसे टॉप पार्ट है, वहां पे क्या होगा? लैरिंक्स। यहाँ पे ग्लूटिस होता है, वहां पे क्या होगा आपका? लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर कुछ भी नहीं होता है, इट्स लैरिंक्स। और लैरिंक्स के अंदर सिंपल सी एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। जानते हो वोकल कॉर्ड? व्हाट इज वोकल कॉर्ड? वोकल कॉर्ड क्या है? वोकल कॉर्ड का सिंपल सा मीनिंग या सिंपल सा पर्पस है, वो है जब भी एयर आएगा ऊपर, लंग से जब एयर ऊपर की तरफ आएगा, तो वोकल कॉर्ड क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। जस्ट दिस द पर्पस ऑफ वोकल कॉर्ड, वाइब्रेशन करना। और जो वाइब्रेशन होगा उसकी वजह से यहाँ पे साउंड जो वेव्स है वो जनरेट होगी। और उन साउंड वेव्स को जो है हम क्या करेंगे? टंग मूवमेंट, लिप मूवमेंट और आपका फेशियल दो चिक मूवमेंट, उसको क्लोज ओपन करके आप उसको अलग अलग शेप में देके उसका अलग अलग साउंड निकालेंगे। साउंड तो हम निकाल रहे हैं मुंह से, ऐसा नहीं ऐसे फोर्सफुली निकालो, बाहर आकर निकालो आवाज, सिर्फ हवा ही बाहर निकलेगी, वहां पे साउंड नहीं आएगा। साउंड कैसे आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लिप, टंग एंड आपका जो मुंह है, चिक से पूरा मूवमेंट करके अलग अलग शेप में बेंड होकर पता नहीं क्या क्या वर्ड्स बना के निकाल रहा है बाहर। यस। सो जब हम साउंड की बात करते हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वोकल कॉर्ड। ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके क्या करवाती है? साउंड वेव जनरेट करती है। और उन साउंड वेव को हम साउंड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओरल कैविटी, ये उसको कन्वर्ट करवाती है। अब जब पेशेंट को लेरिंजियल कैंसर हो गया, लेंस में कैंसर हो गया, तो इसमें जब कैंसर होगा तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वोकल कॉर्ड के मूवमेंट में। पर्सन विल हैव एब्नॉर्मल वोकल कॉर्ड मूवमेंट। और जब वोकल कॉर्ड मूवमेंट एब्नॉर्मल होगा तो उस कंडीशन में साउंड जो है सबसे पहले अफेक्ट होगी। इसीलिए एग्जाम का पहला क्वेश्चन भी आता है कि लेरिंजियल कैंसर हुआ तो सबसे पहला सिम्टम
पर्सन में क्या हो सकता है? तो पर्सन विल हैव abnormal voice like a hoarseness of sound. Hoarseness, horse की तरह साउंड आना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर वॉइस नहीं रहेगा. एंड इफ इट इज प्रेजेंट मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज्यादा है तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे? पेशेंट इज हैविंग laryngeal cancer. तो चलिए स्टार्ट करते हैं laryngeal cancer. So laryngeal cancer is a type of cancer that affect the larynx, which is commonly known as voice box. This is the larynx. ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? वोकल कॉर्ड है. और इसमें क्या हो गया? यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ग्रोथ. इसमें क्या हो गया? कैंसर. पर्सन इज हैविंग कैंसरस ग्रोथ इन द वोकल कॉर्ड और इन द larynx. So it is a very problematic thing, क्योंकि अगर larynx vocal cord ही निकाल दिया तो फिर बेचारा बोलेगा कैसे? This is the most common complication in case of laryngectomy और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. इसलिए हम प्राइमरी कोशिश करते हैं larynx को बचाने की. सर्जरी हम सबसे लास्ट में करते हैं. पहले हम रेडिएशन देते हैं, कीमो देते हैं और फिर भी ठीक नहीं होता तो लास्ट में क्या करते हैं? हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं. तो दिस इज द laryngeal cancer. देखिए वॉइस बॉक्स लिखना है और कुछ नहीं लिखना इसमें. What is the risk factor for laryngeal cancer? Most common risk factor. So smoking here also very common factor here. Smoking injurious factor आपका क्या करेगा? Laryngeal cancer. So तंबाकू either it is smoke or either it is smokeless. स्मोकिंग के साथ कर रहा है और स्मोकलेस यानी जो खाने वाली होती है, चबाने वाली, खाने वाली, विमल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू जो भी होता है. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. स्मोकलेस और स्मोक आपने देखा होगा, एक कॉमन ब्रांड जो मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, दाने दाने में केसर का रंग, केसर का स्वाद, पता नहीं क्या है. क्या है वो? विमल. वो इसलिए बताता हूँ कि जो लोग इसके हैबिचुअल हैं उनको थोड़ा बताने के लिए. तो ये क्या है? इट्स अ विमल पान मसाला. सुना होगा पान मसाला. ये तो है वो तीनों का, लेकिन इसमें बेचने वाले होते हैं वो विमल में क्या मिला देते हैं? गुटखा. पता नहीं, लिखा नहीं जाता मेरे से. सो दाने दाने में केसर का रंग. अब वो केसर का रंग कैसे आता है मैं दिखाता हूँ आपको. दिखा दे. जो न्यू कमर है उनके लिए, बाकी सबको पता है. ध्यान से देखें. हिंदी पढ़ सबने? हिंदी में एक संधि विच्छेद होता था, जानते हो? संधि और संधि विच्छेद. संधि का मतलब साथ में साझेदारी, विच्छेद का मतलब अलग कर दो. तो संधि विच्छेद करते हैं यहाँ पे. संधि विच्छेद होता है वी प्लस मल. अब वी जो होता है वो हमारा इंग्लिश वाला वी है ये, पर वो यहाँ लिख नहीं सकते तो उसको हिंदी में लिखा वी. ये इंग्लिश वाले को पूरा करने के बाद में इसमें क्या हो गया? विथ. और मल तो आप लोग जानते ही हो. You are from medical professional and you know very well about the mal. It's mal, but in English it is known as stool. So vimal means with a stool, and the color of stool is like a केसर. और जब ये बनाया गया तो प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते किसी को कि ये खा. सो उन्होंने क्या किया? ये खा को ऐसे नहीं लिख सकते थे, तो बीच में क्या लिखा? सो दिस इज जस्ट फन ओनली. पर ये किसके लिए है? उन सब के लिए है जो क्या करते हैं? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी, शराब और जो भी होता है खाते हैं पीते हैं, उन सबको आज से क्या करना है? बंद करना है, अवॉइड करना. नहीं तो फिर मुंह किसी और का देखना पड़ेगा. अपना मुंह ना देखने के लायक हो, ना दिखाने के लायक होगा. ना आपको देख पाओगे और ना ही दूसरे को दिखा पाओगे. छुपाना पड़ेगा, ढक के रखना पड़ेगा. ओरल कैंसर की पिक्चर्स अभी निकल गया. ओरल कैंसर दिखाया था पिक्चर, देखे सबने? कितने भयानक पिक्चर होते हैं. सो इट्स अ रिस्क फैक्टर. दिस इज अल्कोहल एंड एस्बेस्टोस. सेकेंडरी स्मोक. लाइक कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैंने जिंदगी में कभी स्मोक नहीं किया. बस मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहता था और वो पूरे दिन भर स्मोकिंग करता था और रूम में कभी धुआं खत्म हुआ नहीं. मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, बट नाक से बहुत लिया अंदर से. So that is known as secondary smoke. You are not having active smoking. आप डायरेक्टली ड्रिंक स्मोक कर रहे हैं, बट इन्वायरमेंट का जो फ्यूम है, जो स्मोक है, उसको आप ले रहे हैं. तो दैट इज मोर डेंजरस कंपेयर टू प्राइमरी स्मोक. प्राइमरी में तो सिर्फ सिगरेट का स्मोक था, वही था. सेकेंडरी में सिगरेट स्मोक प्लस उस पर्सन के लंग का स्मोक अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, वो भी साथ में मिक्स हो गया है आपके, और उसको आप इनहेल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज पेंट फ्यूम्स. दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड समटाइम दिस प्रॉब्लम इज आल्सो कम अंडर द पाइका. पिका पाइका जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं. पिका जानते हो? व्हेन अ पर्सन इज हैविंग एन हैबिट्स फॉर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ईटिंग. जब नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को यूज करने की हैबिट्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइका या पिका. जहां पे मिट्टी खाना, चौक, पता है बचपन में घर से डिब्बा मिलता चौक का, वापस आते तब तक खत्म. कहां गया? अंदर. वो लिख लिख के नहीं, वो खा के खत्म कर देते थे. सो वो क्या था? इट्स नॉन एज पाइका पिका. नेक्स्ट इज वुड, सीमेंट, डस्ट एंड केमिकल. जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज इनमें काम करते हैं, जिनमें वुड, सीमेंट, डस्ट वाली कंपनीज में काम करते हैं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स लंग्स में ज्यादा जाएगा विद इनहेलेशन के थ्रू. एंड chronic laryngitis, inflammation of larynx chronically. One more problem, male is having more than female, is more than 60 years, and voice abuse. This is also a common problem in development of laryngeal cancer. Voice abuse, जो like artist होते हैं, singer, mimicry artist, teacher, ये जो पर्सन होते हैं इनको वॉइस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. और इनकी वॉइस जो होती है, लाइक सिंगर होता है, कभी हाई पिच पे, कभी लो पिच पे, अलग अलग पिच पे साउंड करता है. मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो अलग अलग पर्सन की आवाजें निकालते हैं, अलग अलग तरीके से वोकल कॉर्ड को यूज करते हैं. और जो टीचर्स होते हैं, जब आप लोग नहीं मानते तो गुस्सा करके जोर से बोलना पड़ता है, कभी धीरे चलता है, अलग अलग साउंड आती है. तो वो क्रॉनिक जब हम यूज करते हैं वोकल कॉर्ड को डिफरेंट डिफरेंट पिच के ऊपर, तो उससे क्या हो सकता है? कैंसर डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. सो दिस ऑल आर द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर फॉर द लैरिंग्स. क्लियर? तो इनमें से जो भी हैबिट्स है उनको आज ही आप क्या करें? छोड़े, बंद करें और अपने आप को कैंसर डेवलपमेंट होने से बचाएं. क्लियर? ये लिख लिया? आप लोगों का सारा ध्यान कहां होना चाहिए? बॉडी के ऊपर. बाकी दुनिया क्या कर रही है वो हमें नहीं देखना है. जब दुनिया आके बोलेगी हमें, तब हमें देखना है. नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट रेडिएशन, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन दैट आल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. मूव करें. नेक्स्ट. अरे भाई तू अंदर पहले ला रहा है, इनको सलाइवा रुकेगा नहीं अभी है. मैं इनको रोक रहा हूँ, ये दिखा दिखा के अभी आप सबका सलाइवा खत्म ही नहीं होने देगा ये. जिगल चैन रहा ना जाए, वैसे आपका सारा नजर उधर ही रहेगा. सब इधर कब आएगा इधर. टाइप्स ऑफ लेरिंजियल
कैंसर. So there are two types of laryngeal cancer. One is on the basis of anatomy, anatomy के basis पे, और जो लोकेशन से larynx की बात करें, और दूसरा जो हम बात करेंगे यहाँ पे on the basis of part of the larynx जहाँ पे originate हुआ है. ग्लोटिस में हुआ तो ग्लोटिक कैंसर. ग्लोटिक कैंसर begins to the vocal cord glottis. सुप्राग्लोटिक, ओके मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ पहले. सो ये आपका ट्रिकिया, ये है आपका ग्लोटिस. जब कैंसर इस ग्लोटिस के अंदर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिक कैंसर. और जब कैंसर इसके नीचे होगा तो दैट इज नोन एज सब ग्लोटिक कैंसर. और जब कैंसर इसके ऊपर वाले पार्ट में होगा तो उसको बोलेंगे दैट इज सुप्रा, भाई सुप्रा ग्लोटिक कैंसर. तो तीन टाइप के हो सकते हैं, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक एंड सब ग्लोटिक. ग्लोटिक कैंसर, supraglottic occur in the upper part of the larynx above the vocal cord, and subglottic which is develop in the lower part of the larynx below the vocal cord. So तीन टाइप. ग्लोटिस तो जानते हो, व्हाट इज ग्लोटिस? ग्लोटिस इज द ओपनिंग, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोटिस. जहां पे larynx प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इस तरह से घूमती रहती है, उसको हम बोलते हैं दैट इज एपिग्लोटिस. कवर होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर. जब आप स्वेलो करते हो तो वो अपने आप को larynx के ऊपर कवर कर देता है जिससे आपका एस्पिरेशन नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस. ग्लोटिस के ऊपर बंद करने वाली एपिग्लोटिस. So these are the three types of cancer: glottic cancer, supraglottic cancer and subglottic cancer. क्लियर है? आज आपकी छुट्टी जल्दी नहीं होने वाली, डोंट वरी. आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अब प्रसाद आ गया मतलब अब आरती और फिर छुट्टी. तो आज जो है ब्रेक भी नहीं होगा, और आज जो है हम कुछ ही देर बाद गणपति विसर्जन करेंगे. बप्पा मोरिया जो है वो अगले बरस जल्दी आने वाली, आपकी स्टोरी स्टार्ट करेंगे हम. तो विसर्जन करेंगे और उसी की तैयारी करें, तो आप लोग इधर फोकस रखो, वो तैयारी चलती रहेगी. फिर विसर्जन और उसके बाद फिर वापस क्लास. ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे. सो थ्री टाइप्स ऑफ कैंसर. ग्लोटिक कैंसर, व्हेन कैंसर प्रेजेंट इन विच पार्ट? Inside the glottis, in the vocal cord. When cancer is present above the vocal cord, that is supraglottic, and when cancer is present below the vocal cord, that is known as subglottic cancer. लेरिंजियल कैंसर से भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन ये इसलिए है क्योंकि ये एयरवे के ऊपर सिचुएटेड है, और एग्जाम में एयरवे जो होता है वो सबसे पहले नंबर करता है. क्वेश्चन में भी प्रायोरिटी पहले नंबर पे कौन आती है? एयरवे. एयरवे का मतलब सांस, और सांस हर जगह प्रायोरिटी में होनी चाहिए, अदरवाइज हाँ बिल्कुल सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आपका बाद में. सांस जो है, सांस और श्वास मतलब वो एक ही बात है. घर पे हो या लाइव में हो, सांस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस कम किया तो शायद जिंदगी नहीं रहेगी, दोनों तरह से. तो इसलिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए और एयरवे क्वेश्चन में आ गया तो पहली प्रायोरिटी वही है. एयरवे इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एबीसी, एक्सेप्ट इन सीपीआर. अकॉर्डिंग टू एबीसी पहला प्रायोरिटी क्या है? एयरवे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. एबीसी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एबीसी फर्स्ट प्रायोरिटी इज एयरवे, एक्सेप्ट इन सीपीआर. सीपीआर में क्या है? सीएबी. वहां पे सीएबी रखना है, बाकी सब क्या है? एबीसी. नेक्स्ट, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल. कौन से टाइप की सेल में कैंसर हुआ है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल व्हिच प्रेजेंट इन आवर लैरिंक्स, एंड उन सेल के बेसिस पे पहला टाइप है आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. मोस्ट कॉमन कैंसर इन लैरिंक्स. आंसर स्टडी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. सो प्रिवलेंस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैरिंजियल कैंसर अकाउंटिंग फॉर मोर देन 95% ऑफ केसेस. जितने भी कैंसर होते हैं उनमें 95% केसेस में कौन सा कैंसर देखने को मिलेगा आपको? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. सो इट इज द मोस्ट कॉमन लैरिंजियल कैंसर दैट इज नोन एज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एससीसी. शॉर्ट में कभी-कभी लिख देते हैं एससीसी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. Origin की बात करें तो it arises from the squamous cell lining the larynx, and risk factor is strongly associated with smoking and alcohol consumptions. जितना ज्यादा स्मोकिंग एंड अल्कोहल करेंगे पर्सन के अंदर उतना ही ज्यादा चांसेस है डेवलपमेंट ऑफ laryngeal कैंसर, एंड मोस्ट कॉमन इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. क्या है ये laryngeal कैंसर? मूव करें. देख लिया. सो कल हमने बात किए थे कुछ कैंसर्स लाइक गैस्ट्रिक कैंसर, जो लास्ट पार्ट हम पढ़ रहे थे उसका. उसके बाद इंटेस्टाइनल कैंसर, वहां पे मोस्ट कॉमन कैंसर था एडेनोकार्सिनोमा. गैस्ट्रिक कैंसर में भी कॉमन कैंसर था आपका एडेनोकार्सिनोमा. उसके अलावा हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? हाँ वही कोलोरेक्टल इंटेस्टाइनल कैंसर. कोलोरेक्टल कैंसर वहां कौन सा था? एडेनोकार्सिनोमा. पेनक्रियाटिक कैंसर, यस पेनक्रियाटिक कैंसर में भी कौन सा कॉमन था? एडेनोकार्सिनोमा. आज हमने बात किया लीवर कैंसर. तो लीवर में अगर हम बात करें तो एचसीसी हेपेटोसेलुलर कैंसर इज मोस्ट कॉमन, एंड अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो एससीसी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. तो ये टाइप जो है आपको कम से कम मोस्ट कॉमन टाइप तो कम से कम याद रखने की कौन सा कैंसर किस ऑर्गन में सबसे कॉमन टाइप का होता है. ये हो गया. रेनल सिस्टम तो किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक. कौन है? तीन ही हो. क्या नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हैं? क्या नहीं पढ़ा ये बताओ. रेनल तो पढ़ा है. आप तो दूसरी बार बैठ के बोलोगे हमने तो पढ़ लिया सर, तो फिर तो आएगा नंबर है क्या? नहीं, रेस्पिरेटरी स्टार्ट कर देंगे, साइकेट्रिकल से स्टार्ट हो जाएगा. अरे जेनेटिक्स तो मैं 2 दिन में पढ़ा दूंगा. जेनेटिक्स के पीछे क्या पढ़े हो आप लोग? जेनेटिक्स पढ़ना है पहले. नए वाले बताओ क्या करना है. जेनेटिक्स पढ़ना है आप लोगों को. सुना है नाम जेनेटिक्स, जीन, क्रोमोसोम्स. इट्स अ शॉर्ट चैप्टर. आई विल टेक नियर बाय 4 to 5 क्लासेस. 4 से 5 क्लासेस लगेगी जिसमें हम जेनेटिक्स कंप्लीट करेंगे, और मैराथन भी ले लेंगे, सब ले लेंगे. हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ मॉर्निंग में करा देंगे. ये हो गया. नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ एरियल कैंसर में नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरुकोस कार्सिनोमा. सो अगर हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की बात करें, जो प्रीवियस टाइप था, इट इज आल्सो द सब टाइप ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. इट इज आल्सो द सब टाइप ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. यस सर, आगे सर आएंगे तो आ जाएंगे, आने तो मैंने क्या बोला सर, क्या हमें रोकेंगे? पढ़ने के लिए मना करते हैं क्या सर? नहीं करते ना, तो फिर पढ़ते रहो, क्या टेंशन ले रहे हो? प्रेवलेंस की बात करें, a rare subtype of squamous cell carcinoma, it is rare but less dangerous. The most common is squamous cell carcinoma, but that is more dangerous. So ये rare होता है और कम dangerous होता है आपका. Characteristics: a slow growing well differentiated cancer that typically has a warty appearance. Warth जानते हो? Warth, W-A-R-T-H, warth. It is like mole. बट मोल की बात करें तो मोल तो छोटा सा ब्लैक अपीयरेंस होता है. वर्थ का मतलब एक बड़ा सा और एक वुंड की तरह से खुरदरा खुरदरा जो अपीयरेंस आपको मिलता है, दैट इज नोन एज वर्थ. तो वर्थी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर. यहाँ पे प्रोग्नोसिस जनरली हैज बेटर प्रोग्नोसिस. बेटर होता है, लोकलाइज होता है, वो एक ही पार्ट होता है, इजीली आउट किया जा सकता है इसको. प्रोग्नोसिस देन अदर फॉर्म ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. आने दो, आने दो, आ जाओ भी, आ जाओ सब, आ जाओ जिसको आना है. किसको आना है? अरे आप लोगों को उधर लिखना है, मैं देख लूंगा उधर क्या है. हाँ आ जाओ सर, आ जाओ. सो गणपति विसर्जन करेंगे पहले अपन, और उसके बाद ब्रेक होगा. किसी को जाना नहीं है, सबको यही विसर्जन में रहना है, फिर उसके बाद ब्रेक करेंगे, ठीक है? हाँ विसर्जन अपने ऊपर छत पे इधर ही करेंगे, तो ऊपर चलना है सबको, और उसके बाद ब्रेक. थैंक यू.